सो हाय बच्चों, कैसे हो? होप सारे एग्जाम अच्छा गया होगा। एंड अभी आपका साइंस भी आने वाला है, तो सोचे कि क्यों नहीं थोड़ा आपके लिए हेल्प कर दिया जाए। जो हार्ड चैप्टर है, जो फाइनल एग्जाम में आ रहा है, उसको थोड़ा सा इजी कर दिया जाए। ठीक है, तो हम लोग करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर साइंस का। तो स्टार्ट करेंगे साइंस। इससे पहले बता दे कि मेरा नाम है जेवियर प्रधान। सो आप लोग मुझे जेवियर भैया बोल सकते हो, जो मर्जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट होता है। तो पढ़ाई हम लोग करेगा, मस्ती से करेंगे। ठीक है, अगर आपको लाइट चैप्टर के बारे में कुछ पहले से पता है तो बहुत अच्छा, पहले से याद है तो बहुत अच्छा, एक बार रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आज पढ़िए। इस वीडियो को देखने के बाद 8th स्टैंडर्ड को और लाइट देखने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में एकदम परमानेंटली फिट कर देंगे। ठीक है, सो वेलकम वंस अगेन टू मुक्ता मिस यूट्यूब चैनल। एंड मैं इस चैनल में वीडियो बना रहा हूं। मेरा खुद का चैनल है जेबी फाउंडेशन। अगर आप वहां पर जाएंगे, वहां पर हायर क्लास में आपको वहां हेल्प हो जाएगा। ठीक है, ऑन XAVIFOUNDATION यूट्यूब में @जेबी फाउंडेशन लिखेंगे तो आपका मेरा ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम में भी यही नाम से है, इंस्टाग्राम में भी यही नाम से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी अपडेट होगा, किसी भी तरह का हेल्प होगा, कुछ भी डाउट है पूछने का होगा, आप डीएम करके टेलीग्राम इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे होते हैं हम लोग। क्या करेंगे? लाइट। हम कुछ चैप्टर्स पढ़ लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। आर यू रेडी? पेन कॉपी निकाल के बैठ लो। ज्यादा लिखना कुछ नहीं है, बट जो जो आपको लग रहा है, अगर आप स्टार्टिंग में देख रहे हो, अभी एग्जाम है, अभी तो लिखेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। अभी लिखना नहीं है, बस आपको जो जो पॉइंट हम बोल दे रहे याद करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, या फिर हम टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भेज देंगे, अब वहां से पढ़ लेना। ठीक है, और बस और क्या। और अगर आप अभी न्यू 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में हो और देख रहे हो, तो एक साल बाद भी तो कोई ना कोई ये वीडियो देखेगा ही। तो कमेंट करके जरूर जाना कैसा लगा वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करें? चलो रेडी? पानी वानी पी लो। ओके, तो चैप्टर का क्या नाम है? लाइट। क्या है? LIGHT। दिख रहा है ठीक से? करें शुरू? सबसे पहले लाइट को क्या बोलेंगे आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। लाइट क्या है, क्योंकि आप 8th स्टैंडर्ड में तो डिफाइन करने मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए, एनर्जी का अलग अलग फॉर्म होता है। एनर्जी हमको दिखता नहीं है, बस फील होता है, वो पता है ना। जैसे हीट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, बहुत तरह का एनर्जी होता है। ठीक है, तो उस तरह का लाइट भी क्या है? एक तरह का एनर्जी है। तो ये तो दिखेगा नहीं, तो क्या होगा? फील होगा। हम क्या बोल सकते हैं? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेस इन अस द सेंसेशन ऑफ, क्या? सेंसेशन ऑफ विजन बोल सकते हैं। ये दिखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो लाइट एक तरह की एनर्जी है जो कि हम पे कैसे हेल्प करता है, हम उसको देखते हैं उसके हेल्प से। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है कि लाइट दिखने में कैसे हेल्प करता है, लाइट दिखने में कैसे हेल्प होता है, तो हम लोग देखेंगे हाउ इट हेल्प्स। ठीक है, आप देख सकते हो कि हाउ इट हेल्प्स। ठीक है, ये हेल्प कैसे कर रहा होता है? तो होता क्या है ना कि सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कभी हम ये मार्कर की बात करें, तो ये ऑब्जेक्ट को हम देख कैसे पा रहे हैं? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग देख कैसे पा रहे हैं? ठीक है, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को तब देखते हैं जबकि उसमें लाइट जाता है, और वो लाइट हमारे पास आता है, तब हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि लाइट का बात देखने से याद करना होगा। बाकी हम एक्सप्लेन करते हैं, स्क्रीन पे आइए। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखिए क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज इन अस द सेंसेशन ऑफ, क्या है? विजन। विजन मतलब देखने में हेल्प होता है। ठीक है, तो आप यहां से इसको अंडरलाइन कर सकते हो, व्हाट इज लाइट बोल के, पूरा ये वाला पैरा। ठीक है, अब देखने में कैसे हेल्प होता है? व्हेन इट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, जब ये किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रहा होता है, इट बिकम्स विजिबल, तब वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट नहीं जा रहा होगा तब उस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट द फॉलोइंग थिंग्स में हैपन। अब क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रहा होता है, तो उस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरने के बाद 3 चीज हो सकता है। क्या क्या चीज हो सकता है? सबसे पहले या रिफ्लेक्शन हो सकता है। रिफ्लेक्शन, एक काम करते हैं, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हो जाता है। हो सकता है कि पूरा का पूरा लाइट क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सबसे पहले एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है नंबर 1। नंबर 2 रिफ्लेक्शन हो सकता है, या तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो सकता है, और या तो नंबर 3 होता है रिफ्रैक्शन हो सकता है।
अब ये नया नया लग रहा है कि ये क्या क्या तीन चीज पढ़ा दी है। देखिए होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में लाइट गिरा और पूरा का पूरा लाइट उसमें ही समा गया, एब्जॉर्ब हो गया, वो दोबारा से रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट नहीं किया, मतलब लाइट आया इस पे और पूरा इसमें चला गया, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइट इज एब्जॉर्ब होता है। तो आप स्क्रीन में देखिए, इट मे बी क्या है, when light falls on object following things may happen। पहले क्या हो सकता है, इट में बी एब्जॉर्ब, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, इट में कम बैक टू द सेम मीडियम, दैट इज द लाइट में बी रिफ्लेक्टेड। अगर सपोज हम लोग ऐसे पढ़े हैं ना बहुत वाला डायग्राम, कि अगर सपोज कि ये कोई मिरर है, ठीक है, मिरर में ऐसे पॉलिश क्या होता है ना, तो बाकी आसपास क्या होता है, एयर होता है। सपोज एयर को हम लोग क्या बोले, एक मीडियम बोले, वैसे वाटर भी एक क्या होगा, मीडियम होता है, ठीक है। तो सपोज एयर मीडियम है, तो क्या होता है कि बीच में अगर हम एक 90 डिग्री का नॉर्मल बनाते हैं, तो सपोज अगर एक लाइट आया, ठीक है, तो ये आया तो नॉर्मल से जो एंगल बनाता है ना, इसको एंगल ऑफ आई इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। और वापस जब जाएगा तो ये रिफ्लेक्टेड, तो ये जो आया इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, INCIDENT, इंसिडेंट रे। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब मिरर के साथ 90 डिग्री बनाएगा, वो नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल से जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बोलते हैं उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो बोलने का क्या मतलब, रिफ्लेक्शन कब होगा, जब सपोज कि अगर मिरर की जगह कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, सपोज ये मिरर है, बट लेट अस टेक एग्जांपल है, अगर और कोई ऑब्जेक्ट हुआ, तो अगर उस पर लाइट गिर रहा है, यानी कि एयर वाला मीडियम से आया है और वापस एयर में ही चला गया, अगर सेम मीडियम में चला गया है बैक करके, ठीक है, तो क्या हुआ, इंसिडेंट रे आया, ऑब्जेक्ट में टकराया और फिर रिफ्लेक्ट करके बैक सेम मीडियम में चला गया, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन। एब्जॉर्प्शन समझ में आया, रिफ्लेक्शन समझ में आया, तो दो चीज समझ में आ गया। तो अगर ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रहा हो तो क्या होगा, इट मे कम बैक टू द सेम मीडियम, दैट इज लाइट में बी रिफ्लेक्टेड, ठीक है। थर्ड क्या है, इट मे बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। रिफ्रैक्शन कब होगा, जब लाइट क्या होगा, ट्रांसमिटेड होगा, TRANSMITTED। ट्रांसमिट होना मतलब क्या होता है, सपोज ऐसा सोचिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज एक तो ट्रांसपेरेंट टाइप का कोई प्लास्टिक ले लिया है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या होता है, लाइट जब यहां से मारेंगे तो लाइट उसको क्रॉस करता हुआ चला जाएगा, क्या होगा, क्रॉस करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो सपोज इसमें लाइट आया और हमें अगर यहां से नॉर्मल बना देते हैं, सपोज कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल को लिख रहे हैं, ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे लिख रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, और ये नॉर्मल तो ऐसे ही होगा, लेकिन इसको जाना था इधर, ये थोड़ा बेंड होता है, एंड देन फिर वो ऐसा चलाएगा। मतलब इस तरह का होता है कि लाइट वापस इधर नहीं जा रहा है, वो इधर निकल के चल जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर दे रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट। और इसके लिए टर्म यूज करेंगे तब इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। बात समझ में आया, मतलब पहला, अगर ऑब्जेक्ट में लाइट गिरा, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया तो लाइट एब्जॉर्ब हो गया। अगर ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरा और वापस टकरा के रिटर्न आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, सेम मीडियम पे होता है। और थर्ड क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट में टकराया और लाइट क्रॉस करके चला गया तो उसको बोलेंगे लाइट ट्रांसमिट हुआ, तब रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तीन चीज समझ में आया, अगर समझ में आया तो लिखो डन, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, आगे आते हैं। अब आगे देखो, आगे we can see luminous object even in the dark because they emit light. The non-luminous bodies cannot be seen in the dark, however they can be seen when light from any luminous body is made to fall on them. अब आपको यहां पर दो चीज मिल रहा है, एक है लुमिनियस बॉडी, एक है नॉन लुमिनियस बॉडी। इतना हो गया, इसको मिटाए, ठीक है। तो इसमें से आपको लाइट का डेफिनेशन याद करना है। ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरेगा तो ये तीन चीज हो सकता है, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आगे बढ़े, बस आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको पूछा जाएगा बस उसको बता दे रहे हैं, बाकी रीड तो कर रहे, आपको बस पीडीएफ मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है लुमिनियस बॉडी या नॉन लुमिनियस बॉडी। ये क्या है, तो लुमिनियस, LUMINIOUS, लुमिनियस बॉडीज, और एक होगा नॉन लुमिनियस, बॉडीज। सुनो, लुमिनियस बॉडी का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी खुद से लाइट को एमिट कर रहा है, खुद से लाइट को निकल रहा है, ठीक है। हम बोल सकते हैं इवन इन द डार्कनेस, हम उसको देख सकते हैं, जो खुद लाइट एमिट करेगा, एमिटिंग बॉडी, लाइट एमिटिंग बॉडी लिख सकते हैं कि लाइट एमिटिंग बॉडीज, जो खुद लाइट एमिट कर रहा है, जो खुद ही लाइट एमिट कर रहा है, तो फिर हम उसको देख पाएंगे ना, क्योंकि वो लाइट हमारे आंख तक पहुंचेगा, हम उसको देखेंगे तो दिख जाएगा ना।
तो लाइट एमिटिंग बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, लुमिनियस बॉडी। जैसे एग्जांपल अगर माने ना, तो सपोज ग्लोइंग बल्ब, ग्लोइंग बल्ब, बल्ब जब जल रहा होता है तो लाइट एमिटिंग बॉडी है ना, लेकिन बल्ब जब ऑफ है तो वो फिर लुमिनियस नहीं है, क्योंकि फिर उस पे लाइट गिर रहा है तो हम देख रहे हैं, लेकिन जब बल्ब ग्लो कर रहा है तो वो लुमिनियस हो गया। उसके बाद रात को जुगनू आता है, इस तरह का बोल सकते हैं ना, तो सन को बोल सकते हैं, सन को बोल सकते हैं, क्या बात है, ये तो सन को बोल सकते हैं, लुमिनियस बॉडी है, सन जल रहा है, वो दिख रहा है, उससे लाइट आ रहा है, तो जिससे लाइट ऑफकोर्स आता है उसको लुमिनियस बोलेंगे। नॉन लुमिनियस बॉडी किसको बोलेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं, जब लुमिनियस बॉडी है खुद ही लाइट एमिट कर रहा है, तो क्या लिखा हुआ कि कैन बी सीन इन डार्क। अरे जब लुमिनियस है तो डार्क में तो दिखेगा ना, लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, खुद ही लाइट एमिट कर रहा है, अंधेरा में तो वो लाइट एमिट करेगा ही, दिखेगा। लेकिन नॉन लुमिनियस बॉडी में क्या होगा, लाइट एमिटिंग बॉडीज नहीं होगा, लाइट नॉट एमिटिंग, ठीक है, डू नॉट एमिट लाइट, डू नॉट एमिट क्या, लाइट। जब लाइट खुद एमिट नहीं करेगा तो इसका मतलब डार्क में हमको दिखेगा नहीं, कैन नॉट बी सीन इन डार्क, कैन नॉट बी सीन इन डार्क, डार्क में दिखेगा नहीं क्योंकि वो उसके पास लाइट नहीं है। लेकिन कब दिखेगा, जब अंधेरा में उस पर कोई रोशनी मारे, सपोज कि आपका पेन, अंधेरा में पेन गिर गया, क्या आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि वो लुमिनियस नहीं है। लेकिन अगर वो चमकता हुआ पेन है, रेडियम का बना हुआ पेन है, तो दिखेगा ना, गिर जाएगा तो भी हमको दिखेगा पेन। तो सपोज पेन गिरा हुआ है, आपको रात को नहीं दिख रहा, तो आपको कैसे दिखेगा, तब आप टॉर्च मारेंगे, मतलब उस नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में जब आप टॉर्च मारेंगे तब आपको दिखेगा। तो यही है कि अपने आप तो लाइट एमिट नहीं कर रहा तो दिखेगा नहीं, तो कैन नॉट बी सीन इन डार्क। हाँ, अगर हम लाइट यूज करेंगे, उसमें लाइट मार के देखेंगे तब हमको दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला बात हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस occurs ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई नॉन लुमिनियस बॉडी। जब हम इसमें लाइट अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो जब हम इसमें लाइट अप्लाई करेंगे, व्हेन लाइट, जब हम क्या करेंगे, उस पर लाइट देंगे, when light may fall on it, falls on it, they can be seen, they can be seen, तब हम उसको देख सकते हैं। जब लाइट उस पर गिरेगा ना तब हम देख सकते हैं। क्यों 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 नॉन लुमिनियस बॉडी है, और क्यों, क्योंकि ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में होता है ना, लाइट जाता है, टकराने के बाद वापस हमको दिखता है। तो आइए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले लाइट क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसा एनर्जी है, दैट कॉजेस इन अस द सेंसेशन ऑफ, दिखने में हेल्प करता है, विजन। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। कैसा दिखता है भाई, ऐसा दिखता है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस पर जब लाइट गिरेगा, लाइट वापस रिफ्लेक्शन होकर आंख तक पहुंचेगा तो हमको दिखेगा। अच्छा, उसमें मतलब ऑब्जेक्ट में जब लाइट जाएगा, आंख में आएगा तो दिखेगा। अच्छा, ऐसा, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट नॉन लुमिनियस की बात कर रहा था। क्यों, क्योंकि खुद के पास लाइट नहीं है। तो वो जो था कि नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे भी पेन है, ये नॉन लुमिनियस है। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं दिखेगा मेरे को, इसमें खुद से लाइट नहीं निकल रहा है, इसमें जब ऑब्जेक्ट लाइट टकरा रहा है, वापस आ रहा है तो हमको दिख रहा है। समझ में आ गया। तो इसमें वो जो मैकेनिज्म होता है वो क्या है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मेरे को नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट की बात करें या कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट की बात करें जिसमें से लाइट एमिट नहीं होता है, उसमें देखने, उसमें तीन केस हो सकता है। या तो वो पूरा का पूरा लाइट एब्जॉर्ब कर देगा तो वो दिखेगा नहीं, या तो रिफ्लेक्शन होगा, जैसे इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमको दिख रहा है, या फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, जो ट्रांसपेरेंट वाला होता है ना, लाइट क्रॉस कर जाएगा तो रिफ्रैक्शन होगा। तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसमें तीनों केस हो सकता है, ठीक है। और एक होता है कि लुमिनियस, लुमिनियस में तो अच्छी बात है, चमकता हुआ चीज है। बल्ब जब जल रहा है, सूरज चमक रहा है, जुगनू चल रहा है, तो उसको तो अंधेरा में उसका लाइट मार के देखना। अरे जुगनू को लाइट मार के कोई देखता है, सन को आपको देखना तो लाइट मार के सन को देखेंगे। सोच इमेजिन करो कि सन देखना है मेरे को दिन को, हम सन में लाइट मार के देखेंगे, क्या बात है। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, उसको देखने के लिए लाइट मारने की जरूरत नहीं है, सन तो ऐसे दिखता है क्योंकि वो लुमिनियस है, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कहां गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो कंडीशन पढ़े थे कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपको यहां से क्वेश्चन पूछ देगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हेडिंग देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, LIGHT। एग्जाम में आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप बना के दिखा दीजिएगा, एक छोटा सा डायग्राम पूछेगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, द फेनोमेना ड्यू टू विच, देखिए क्या है, देखिए द फेनोमेनन ड्यू टू विच अ रे लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम, वन ऑप्टिकल मीडियम मतलब मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एयर वाटर को, टू अनदर, एक मीडियम से टू अनदर मीडियम में जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, बाउंसेस ऑफ मतलब रिटर्न आ जाएगा, बाउंसेस ऑफ फ्रॉम इट सरफेस, ठीक है, विद द चेंज ऑफ एंगल, एंगल तो कुछ चेंज होगा, एंड इट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। तो आपको डेफिनेशन देखना होगा कि रिफ्लेक्शन की बात क्या कर रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या बोल सकते हैं, इट इज अ फेनोमेनन, ठीक है,
इट इज अ फेनोमेनन ड्यू टू विच अ रे लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर, ठीक है, फिर क्या होगा, बाउंसेस बैक करेगा टू इट सरफेस, ठीक है, विद द चेंज ऑफ एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आपको बस डायग्राम पता होना चाहिए, हम बता दिए डायग्राम कैसा था। आपको एक ऐसे करके मिरर बनाना है, सपोज ये मिरर हो गया। अब मिरर ये ग्लास का बना हुआ है, कांच का बना होता है ना, तो इसको एक मीडियम बोल रहे हैं, ठीक है। और सपोज इधर एयर है, ये एक मीडियम है, MEDIUM, ये एक मीडियम है ग्लास का और एक मीडियम है, सपोज ये पतला सा है, ये कांच का है। अब डेफिनेशन देखिए, इट इज अ फेनोमेना बाय, अरे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, सीधा सीधी लाइन है, ठीक है, ये नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मिरर, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें सपोज ऐसा एक लाइट आया, इसको हमने इंसिडेंट लाइट बोले, इंसिडेंट लाइट, और एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वापस गया, इसको रिफ्लेक्टेड लाइट बोले, रिफ्लेक्टेड लाइट बोलेंगे। अब ये भी वापस सेम मीडियम में गया, यहां भी एयर है तो यहां भी एयर है ना, सेम मीडियम में गया है, दूसरा मीडियम में टकरा गया, लेकिन वापस अपना ओरिजिनल मीडियम में ही चला गया, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए आपको लिखना कैसा, अब डेफिनेशन को पढ़िए। द फेनोमेना, ये एक ऐसा प्रोसेस है ड्यू टू विच क्या होता है, अ रे ऑफ लाइट, ये वाला रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और इसको रिफ्लेक्टेड रे बोल देते हैं। चलो अब सुनिए, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम, मतलब वन ऑप्टिकल मीडियम मतलब एयर से आ रहा है ना, वन ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है, टू अनदर, इसमें आया, इसमें टकरा गया, फिर बाउंसेस बैक, देखिए वापस जा रहा है ना, बाउंसेस बैक कर रहा है ना, तो बाउंसेस बैक कहां पे, सरफेस से टकरा के ही बाउंसेस बैक जा रहा है। अगर सरफेस के अंदर घुस के मतलब बॉडी के अंदर से क्रॉस करेगा वो रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, बाउंसेस बैक, तो बाउंसेस बैक कर रहा है विद द चेंज ऑफ एंगल। और देखिए एंगल में चेंज हो रहा है ना, आ रहा था ऐसे लेकिन चला गया ऐसे, तो कितना सारा एंगल चेंज हुआ ना, इसको जाना था ऐसे लेकिन चला गया ऐसे, तो एंगल चेंज हुआ ना, इसलिए बोल विद द चेंज ऑफ एंगल, ठीक है, इट्स कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन आप बुक से लिख सकेंगे, हम दिखा दिया आपको, ठीक है। आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम क्या बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये देखिए प्लेन मिरर दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, वापस चला जा रहा है, ये वाला को हम एंगल आई बोल रहे हैं और ये वाला को क्या बोलेंगे, ये आर बोलेंगे, ठीक है। नाउ when we stand in front of a window plane we sometimes see our image, हाँ आईना के सामने खड़ा होता है, खिड़की के सामने खड़ा होता है तो अपना इमेज दिख देता है, along with the object which we see through it, और कहीं कहीं उसके क्रॉस भी देखा जाता है। This is because some light of being reflected by the glass and bounces back passes through it, some light is also being absorbed by the glass, कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ बाउंसेस बैक चला जाता है, ठीक है। उसके बाद है सम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो हमको पता होना चाहिए। इंसिडेंट रे क्या होता है कि ये वाला जो रे आ रहा है, देखिए क्या होता है, रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे जो वापस जा रहा है तो लिखा हुआ है रे ऑफ लाइट विच गेट्स बाउंसेस बैक और द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। फिर क्या होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वाला जगह है ना जहां पर टकरा रहा है ना, ये वाला जगह है, ये पॉइंट है, क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या बोल रहा है कि द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये समझा दिया, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसके बाद फिर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, फिर नॉर्मल क्या है, ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखा हुआ है नॉर्मल में, देखिए कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस एट इट्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल। और लास्ट में है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारा टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 टर्म हो गया, आप इसको याद कर सकते हो, बाकी याद करने का कुछ होता नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा, तो आपको टोटल 6 टर्म पता होना चाहिए, 6 टर्म है, ठीक है। फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा रहे हैं। सबसे पहला पूछा है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट INCIDENT, इंसिडेंट रे समझ में आ गया। इंसिडेंट रे को क्या बोला गया था, रे ऑफ लाइट विच गेट्स बाउंसेस बैक, सॉरी इंसिडेंट रे जो लाइट आ रहा है इंसिडेंट रे होगा, ठीक है। देखिए इंसिडेंट रे में आपको बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट। सीधा सीधी ये वाला लाइट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला क्या है, ये जो आपका मिरर है ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है,
तो बोल रहे हैं कि अ लाइट दैट स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे पता होना चाहिए। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, दैट आफ्टर स्ट्राइकिंग बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम, अ रे ऑफ लाइट विच गेट्स बाउंसेस बैक, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस या द फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो बाउंसेस बैक चल जा रहा है। तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। दोनों में कोई डाउट है, नहीं है। उसके बाद है थर्ड नंबर में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, POINT, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, INCIDENCE, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब कि जहां पे इंसिडेंट रे नाम में इंसिडेंस है ना, इसका मतलब इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे टकरा रहा है ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नाम पता, देखिए ये वाला जो मिरर है इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहे हैं। तो अगर सपोज कि अगर ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये इंसिडेंट रे टकरा रहा है, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे ना, द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, और ये है इंसिडेंट रे। तो डेफिनेशन कैसे बनेगा, द पॉइंट, क्योंकि नाम है पॉइंट ऑफ द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग द क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, याद करना नहीं होता है, आपको वर्ड सब पता होना चाहिए कि किसको क्या बोल रहे हैं। बाकी डेफिनेशन तो खुद से बनता है, वो याद कौन करता है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। एंगल ऑफ इंसिडेंस 4 में है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद तो हम खुद करवा देंगे ना, वो याद आपको करना नहीं है, वीडियो खत्म होते है तो आपको सब याद हो जाएगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या, देखिए होना क्या चाहिए, द एंगल मेड बाय द, ये वाला बाई बोल रहे हैं ना, तो किसका बीच में है, इसको नॉर्मल एंड इंसिडेंट, तो नॉर्मल है और इंसिडेंट है, ये लब हम लोग मान लें 3 नंबर हो गया, तो ये वाला को मान ले 4 बोल रहे हैं। 4 नंबर में क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोल रहे हैं, एंगल मेड बिटवीन द या बाय द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, कहां पे बना रहा है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इस कॉल्ड एंगल, हम बोल सकते हैं इसको एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। नॉर्मल एंड इंसिडेंट बीच का जो एंगल है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिंबल कैसे यूज करते हैं, ऐसे एंगल का साइन बनाते हैं और आई लिख देते हैं। ठीक है, ओके। अब नंबर 5 में इसको बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, सुनिए, द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 5 नंबर। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, नॉर्मल का डेफिनेशन। नॉर्मल ये लाइन जो है ना नॉर्मल, और हम बोले ये लाइन कैसा है, मिरर से या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 90 डिग्री पे है। तो नॉर्मल क्या किया, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है ना, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां पे से ये सीधा सीधी के 90 डिग्री बनाया, तो ये वाला जो लाइन है इसको बोल रहे हैं नॉर्मल। यहां तक तो हमको लगता है समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। 100% आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है। क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा आकर टकराया और वापस चला गया, तो कुछ चीज को फॉलो कर रहा है क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखना कि 2 लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, 2 लॉ है। मतलब ये वाला जो हो रहा है, लाइन टकरा रहा है, लाइट आगे फिर वापस जा रहा है, तो ये 2 लॉ को फॉलो करता है। तो आपको याद रखना है, क्या, ये वाला मिटा रहे हैं, इधर मिटा रहे हैं, यहां लिख देते हैं। आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट याद रखना है, इसका डेफिनेशन लिख लेना, अभी पीडीएफ भेज दे रहे हैं उसमें बता दिए हैं। उसके बाद आपको याद रखना है नंबर 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट 2 लॉ है। सबसे याद रखना है कि लॉ 1 क्या बोल रहा है कि ये वाला जो एंगल आई है ना, वो इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर होगा हमेशा। ये मेरा सिंबल हम बता दिए। बाकी आपको थ्योरी कैसे लिखेंगे, देखिए थ्योरी लिखेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सीधा सीधी बात है, क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, और इसी चीज को दैट इज करके एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर लिखा हुआ है। ये पहला लॉ है। पहला लॉ में कोई डाउट है? मतलब अगर ये 60 डिग्री हो रहा है तो ये भी 60 डिग्री ही होना चाहिए, यही बात बोल रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये डेफिनेशन सारा हो गया है, इसको मिटा देते हैं। तो पहला लॉ क्या है, ये सब सारा मिटाते हैं। पहला लॉ क्या है कि अगर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये नॉर्मल है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला अगर मानिए कि एंगल ऑफ आई जो कि 30 डिग्री का है, तो जब वापस जाएगा वो भी नॉर्मल से एंगल आर कितना होगा, ये भी 30 डिग्री का ही होगा। ये पहला लॉ बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ याद रहेगा, किस किस को याद रहेगा? यस लिखना। नंबर टू क्या बोल रहा है कि द इंसिडेंट रे, ये वाला जो लाइट आ रहा है ना, इसको इंसिडेंट रे बोल रहे हैं ना, तो लिखा है लॉ 2, LAW, लॉ 2, इसको याद कर लेना। क्या है? द इंसिडेंट रे, INCIDENT, द इंसिडेंट रे, ठीक है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द, अच्छा से लिख दे रहे हैं, द रिफ्लेक्टेड रे। सुनिए, द इंसिडेंट रे ये वाला लाइट, द रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये वाला रे, एंड द नॉर्मल, NORMA, नॉर्मल, लाई, एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, लाई ऑन द सेम प्लेन। ये दो आपको याद रखना, एग्जाम के पेपर में सीधा सीधे पूछ लेगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। तो दो लॉ, पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बात खत्म। सेकंड लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल क्या कर रहा है? लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, सेम प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, हो जाएगा, वेरी गुड। चलो, प्लेन का मतलब क्या होता है कि एक्स वाई एक्सिस में, सपोज कि अगर ये तो बनाने आता है ना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो अगर एक ही जगह में लाई कर रहा है, सेम प्लेन में होता है, 2D में लाई कर रहा है, इसको हम लोग सेम प्लेन में बोलते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आपको देखिए रे डायग्राम जैसा बुक में, ये ऐसे वाला आप बना सकते हैं, आपको एग्जाम में बनाना है ऐसे वाला बना लेना, या फिर आप अगर इसको ऐसे करके वर्टिकली बनाना है तो ये मिरर कर देना, ऐसे मिरर कर देना। ठीक है, ये नॉर्मल बना देना, इसको एन लिख देना, सपोज की इधर से ये है, क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ एंगल ऑफ आई कर देना, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो रहा है, ये आर कर देना। कर तो जैसे भी सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, क्या दिक्कत है? ठीक है, आगे देखिए, चलो इधर स्क्रीन पे देखते हैं। चलो अब देखिए डायग्राम ऐसे बना हुआ है, आप बना सकते हैं कि सोर्स में से लाइट आया, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल आई लिखा हुआ है, ये रिफ्लेक्शन है, ये एंगल आर लिखा हुआ है, और ये मिरर बना दिया है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने के बाद आपको डायग्राम बना देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सोर्स है, लाइट का सोर्स है ना, सोर्स से क्या लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या है? Bit of information: if the incident ray falls on a plane mirror along a normal that is 90 degree degree, the reflected ray will be back along the same path. Hence, both the angle of incidence and the angle of reflection are at 0 degree. That is the angle of I equals to angle of R. ठीक है, देखिए यहां पर आपको क्या बोल रहे हैं कि सपोज अगर ऐसा हो, क्या ऐसा हो कि मिरर है और ये नॉर्मल है, ठीक है, अगर सपोज ऐसा देखिए, अगर ये पूरा ऐसा करके एक्सपैंडेड है इतना, मतलब 60 डिग्री पे है एंगल आई, तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। आर भी कितना होगा, एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अब सपोज हम इसको और सामने कर रहे हैं, और सामने कर रहे हैं, तो सपोज अगर हम इसको ऐसा कर रहे हैं कि ये नॉर्मल है, एकदम चिपका के एकदम यहाँ पर लेके आ गए, तो ये मानो 10 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 10 डिग्री ही होगा ना। वैसे करके 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 अगर हम एकदम सामने लेके आ गए, एकदम मतलब सीधा, इंसिडेंट रे भी ऐसा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। या एंगल आई क्या होगा, 0 हो जाएगा, और एंगल आर भी क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मतलब अगर एकदम स्ट्रेटली स्ट्रेट एकदम, सपोज कि आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा, नोट कर लेना, इफ इंसिडेंट रे इज एट 0 डिग्री टू द नॉर्मल
नॉर्मल के साथ 0 डिग्री में है, मतलब सीधा सीधा नॉर्मल पे आ रहा है, देन रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, दैट इज एंगल ऑफ आर भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा ना। ये क्या है, ये एंगल आई है 0 डिग्री, ठीक है। मतलब एंगल आई अगर इक्वल टू एंगल आर होता है ना, अगर ये 0 डिग्री है तो ये भी 0 डिग्री ही होगा, ठीक है। और इसको घुमा के कैसे बोला जाता है कि अगर 0 डिग्री टू द नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ है, लेकिन मिरर के साथ यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना, तब पर भी होगा। इस पर लिख सकते, सॉरी। अब ये देखते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड द क्या, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल, तीनों चीज क्या होगा, सेम प्लेन में लाई करेगा। दो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये तो रिफ्लेक्शन को समझ में आ गया, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, और आपको हायर क्लास में पढ़ेंगे कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर के साथ। तो अभी हम लोग सीधा सीधे प्लेन मिरर देखेंगे। प्लेन मिरर होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए तो देखते हैं क्या, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, और इसके बारे में बात करेंगे। देखिए इधर, रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर, एनी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, कोई भी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस हो, when returns the ray of light at the same angle is called a mirror। कोई भी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस हो, रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर, बोल रहे हैं कि कोई भी पॉलिश सरफेस है, सपोज कि एक सरफेस बना दिया ऐसा, और ये पॉलिश है, मतलब पीछे से पॉलिश क्या होता है कि लाइट क्रॉस ना कर जाए, तो इसको पॉलिश करना बोलते हैं। इसका मतलब क्या, ये कोटिंग करते हैं ना, सिल्वर कोटिंग होता है, पॉलिश होता है, ताकि लाइट यहां से रिफ्लेक्ट करे। अगर ये नॉर्मल है तो लाइट को ऐसा आएगा, टकराएगा। तो बोल रहा है कि कोई भी पॉलिश सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, विद द सेम एंगल रिफ्लेक्ट कर दे, इसको मिरर बोलेंगे। तो मिरर का मतलब एक तो हम लोग को आईना पता है, वो भी है, लेकिन बाकी कोई भी पॉलिश सरफेस होता है, चमकता हुआ मेटल हो सकता है, कुछ भी होगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट को लाइट को बैक कर दे रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ मिरर। तो देखिए, एनी स्मूथ पॉलिश सरफेस विच कैन रिटर्न द रे ऑफ लाइट एट द सेम एंगल इज कॉल्ड अ मिरर। समझ में आ गया। आगे आते हैं कि अब प्लेन मिरर की अगर बात करेंगे, तो अब प्लेन मिरर इज यूज्ड बाय अस इन एवरीडे एट आवर होम। ठीक है, प्लेन मिरर घर पे यूज कर रहे होते हैं। दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बाय इट। प्लेन मिरर का यूज कर रहे होते हैं क्योंकि मैक्सिमम लाइट हम लोग रिफ्लेक्ट कर देते होते हैं। एंड हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस हो या इवन कोई स्टील वाटर हो, एक्ट लाइक ए मिरर। तो मिरर का मतलब वो तो ठीक है कि आईना हम लोग देख रहे हैं, लेकिन मिरर की तरह, वो मिरर नहीं है लेकिन मिरर की तरह एक्ट कर सकता है, काम कर सकता है कि अगर पॉलिश्ड मेटल है तो पानी जो एकदम स्टील है तो वहां से भी अपना परछाई दिखता है ना, तो वो मिरर की तरह काम कर सकता है, वो बात कर रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज दिखा हुआ है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि डिटेल में पता नहीं होगा। तो प्लेन मिरर में एक वर्ड यूज होता है, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन, इसका मतलब क्या होता है कि मिरर पे क्या होता है, देखिए नॉर्मल प्लेन मिरर में हम इमेज बाय प्लेन मिरर में पढ़ेंगे, इमेज बाय प्लेन मिरर, इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज जो बनता है वो कैसा दिखता है वो, ठीक है। तो अगर सपोज कि एक मिरर है, प्लेन मिरर है, और यहां पर एक इंसान खड़ा है, प्लेन मिरर अगर है, तो अगर प्लेन मिरर है, हम बोल रहे हैं प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, बाकी कनकेव कन्वेक्स तो होता ही है, यहां प्लेन मिरर की बात चल रहा है। तो उसमें अगर ये इंसान है, ये रियल में ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर है, तो इसका इमेज यहां पर सपोज 5 मीटर में अगर खड़ा हुआ है ना, तो जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, और वो भी एग्जैक्टली उतना ही साइज का होगा, और ये भी 5 मीटर का ही होगा। तो हम लिख सकते हैं इमेज सेम साइज का होता है, सेम साइज का होता है। फिर दूसरा क्या होता है, एट अ सेम डिस्टेंस, एट अ सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कैसा, सेम डिस्टेंस behind, same distance from the mirror, जितना दूर का ये डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट मिरर डिस्टेंस है, उतना ही इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। मतलब लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर डिस्टेंस जो भी है वही आपका होगा इमेज मिरर डिस्टेंस। समझ में आ रहा, सेम साइज का होता है और आपका डिस्टेंस भी समझ। दूसरा क्या था, अगर ये भी सीधा है, ये भी सीधा होगा, हम आईना में देखते हैं मेरा सर ऊपर है पैर नीचे है,
तो इमेज में भी वैसे होता है, कभी ऐसे देखा आप ऐसे खड़े हैं लेकिन आपका सर नीचे दिख रहा है, पैर ऊपर दिख रहा नहीं होता ना, यानी कि उसको सीधा सीधी रहना को इरेक्ट बोलते हैं, इरेक्ट इमेज होता है, इरेक्ट इमेज होता है। आपको यहां से 100% क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 8th क्लास में तो आपको आएगा। सेम साइज का होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मिरर का डिस्टेंस और इमेज एंड मिरर का डिस्टेंस सेम होगा। इरेक्ट इमेज होगा मतलब सीधा सीधी खड़ा होगा, स्ट्रेट इमेज होगा। 4 नंबर है, आप बोल सकते हो वर्चुअल इमेज होगा। अब वर्चुअल इमेज का फंडा क्या है, वो रियल वर्चुअल इमेज बताएंगे ना, वहां बता देंगे। वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि रे ऑफ लाइट एक्चुअली कट नहीं कर रहा होता है, तो वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज का मतलब कि इमेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस ऑन स्क्रीन, बट अभी याद रख लो वर्चुअल इमेज होता है। उसका 5 नंबर में हम बोल सकते हैं लैटरल इन्वर्जन होता है, लैटरल इन्वर्जन। तो ये वाला आपका रियल प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है, ये प्रॉपर्टी याद रखना है। सेम साइज का होता है, डिस्टेंस भी सेम होता है, सीधा सीधी होता है, वर्चुअल इमेज होता है, लैटरल इन्वर्जन होता है। अब लैटरल इन्वर्जन में मतलब क्या होता है, कभी आप देखे कि आपका राइट हैंड वहां पर आईना में लेफ्ट हैंड दिखता है, लेफ्ट हैंड कहीं राइट दिखता है, होता है ना। अगर आईना में सपोज कि अगर आप यहाँ पर ABC लिखे हैं, मतलब सपोज कि ABC लिखा हुआ और एक मिरर लगा हुआ है, तो ये वाला क्योंकि सेम डिस्टेंस में है तो ये पहले C दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, CBA ऐसा दिखेगा, उल्टा हो जाएगा। तो लेफ्ट लाइट, तो इमेज कैसा होता है, लैटरल इन्वर्टेड, या तो आप लिख सकते हो लैटरली लैटरली इन्वर्टेड INVERTED, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक है। तो आपको सब आगे और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हम बता देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो क्या होता है कि द इन्वर्जन ऑफ द या फिर द इंटरचेंज ऑफ द राइट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज correspond to the left part of the appears to be the left part in the image, right part of the object appears to be left part in the image, उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो यही रीजन है, बोलते हैं कि एम्बुलेंस में एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा जाता, ठीक है। तो याद करो, कभी कभी एम्बुलेंस में एम्बुलेंस में लिखा ही रहता है हमेशा, ऐसे कैसे लिखा रहता है। सपोज अगर हम एम्बुलेंस लिखेंगे तो एम्बुलेंस क्या लिखेंगे, AMBULANCE, सही है, एम्बुलेंस ऐसा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसको अगर हम मिरर से देखेंगे तो ये ऐसा होना चाहिए ना, ये इधर आ जाएगा, फिर C ऐसे होगा, फिर पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर L ऐसे होगा, U तो ठीक है, D ऐसे होगा, M A, ठीक है। तो एम्बुलेंस में ये वाला लिखा रहता है आगे में, ठीक है। और हम जब देखेंगे मेरा पीछे का एम्बुलेंस में ये एम्बुलेंस में लिखा रहता है, ठीक है, ये वाला, और हम इसको मिरर में ऐसे देखते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करके आएगा तो हम देखेंगे हाँ सही है। तो ये वाला तो एप्लीकेशंस ऑफ द लैटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड देन टाइप्स ऑफ इमेज। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट रीडिंग है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टाइप्स का रिफ्लेक्शन होता है। नंबर 1 हम लिखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, और नंबर 2 लिखेंगे इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है, इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं। When a ray of light falls on a reflecting surface, it gets reflected। हमको पता है कभी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में लाइट गिर रहा है, जैसे वहां पर मिरर में इंसिडेंट लाइट आ रहा था, तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। द अमाउंट एंड द डायरेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। तो सपोज कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, इसमें ये जो लाइट आ रहा है, सपोज हमको पता है कि लाइट आएगा तो ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसका भी रिफ्लेक्शन ऐसे बैक होगा, रिफ्लेक्शन बैक ऐसे होगा ना, तो ये इंसिडेंट लाइट होगा,
रिफ्लेक्टेड लाइट होगा। तो बोल रहा है कि जो इंसिडेंट लाइट है, सपोज इसके इंसिडेंट के लिए हम लोग आई लिख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड आर लिख रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट जो गिर रहा है एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, तो इस पे क्या हो रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, पता चलेगा कि डिपेंड कर रहा है कि नेचर ऑफ द सरफेस, ये सरफेस का नेचर कैसा है। अगर ये सरफेस पूरा स्मूथ है, ठीक है, अगर एकदम स्मूथ है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा वो क्या होगा, एकदम पैरेलल टू ईच अदर होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। और दूसरा है कि कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, टेढ़ा मेका नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द, या स्क्रीन पे देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा होता है, इसको हम लोग बोलेंगे स्मूथ सरफेस बोल सकते हैं, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अगर सपोज इरेगुलर होगा, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, ये स्मूथ तो नहीं है, दिख रहा है, तो इसमें लाइट, सपोज इंसिडेंट लाइट तो पैरेलल आया, ठीक है, लेकिन टकराने के बाद कोई इधर चला गया, कोई ऐसे चला गया, तो यहां पर देख रहे हैं ये यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये होगा रफ सरफेस बोल सकते हैं, रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखिए, रेगुलर होता है एक, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे। सपोज व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एग्जांपल क्या है, मिरर। तो स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है, सपोज ये एग्जांपल है मिरर, मिरर को हम लोग बोलते हैं स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ भी हो सकता है, मिरर मतलब नहीं 100% मिरर ही मिरर तो है, लेकिन इसके अलावा भी जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। तो स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एग्जांपल दिया है, मिरर एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए इट गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है ना, कोई ऐसे तो नहीं, कोई इधर चल जाएगा, कोई इधर जाएगा, जैसे यहाँ देखिए एक दिन उधर जा रहा है, एक दिन इधर जा रहा है, तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। दैट इज वाई अ स्मूथ रिफ्लेक्शन, अ स्मूथ सरफेस गिव्स अ शार्प एंड क्लियर इमेज। तो स्मूथ रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज कैसा होगा, एकदम क्लियर होगा, शार्प होगा एंड क्लियर इमेज होगा। कैसे इमेज कैसे बनेगा, हम लिखेंगे इमेज जो बनेगा, इमेज वो कैसे होगा, शार्प होगा एंड क्लियर होगा, ठीक है। स्मूथ रिफ्लेक्शन से इमेज कैसा होगा, शार्प एंड क्लियर होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ सरफेस फ्रॉम स्मूथ मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सिंपल सा सी चीज है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ सरफेस, ठीक है, इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ सरफेस, लिख देंगे ना, ठीक है। अब आते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है कि व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन अ इरेगुलर सरफेस और रफ सरफेस, ठीक है, दे गेट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो क्या होगा, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन करेगा। एज अ रिजल्ट द इमेज इज नॉट शार्प एंड क्लियर, इमेज इज नॉट शार्प एंड क्लियर, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब क्या बोलेंगे, जब रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेस होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन थ्रू इरेगुलर सरफेस या रफ सरफेस अगर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सिंपल सा है, इतना लिखना है। एग्जांपल है इनके, इसका स्मूथ सरफेस की बात कर सकते हैं, मिरर हो सकता है। हम लोग इसका एग्जांपल, रफ रिफ्लेक्शन की एग्जांपल हम लिखेंगे वॉल से, लिख सकते हैं ना, वॉल, दीवार स्मूथ नहीं होता है, ठीक है, वॉल लिख देना इसका एग्जांपल। इसका इमेज कैसे बनेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज जो बनेगा वो शार्प होगा, क्लियर होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, शार्प नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इमेज इज नॉट शार्प एंड क्लियर हम बोल सकते हैं, ठीक है, इमेज इज नॉट शार्प एंड क्लियर। तो यहां पर लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं कि हम लोग इमेज इज नॉट शार्प एंड क्लियर। तो रिफ्लेक्शन में कोई डाउट है, रेगुलर रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन बता दिए। अब यहाँ पर डायग्राम पे देख लीजिए, देखिए ये देखिए इंसिडेंट रे है एक दूसरे के एकदम इक्वली, ये लोग आपस में देखिए इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब पैरेलल लाइन है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन भी कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे भी एकदम बराबर में है। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। इरेगुलर में देखिए सरफेस कैसा है आपका, इरेगुलर सरफेस है, तो रिफ्लेक्शन देखिए, इंसिडेंट रे तो सारा इक्वल डिस्टेंस पे अच्छा से आ रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखिए कोई इधर चल जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई अलग अलग कैसे जा रहा है ना, इस टाइप का रिफ्लेक्शन है। तो आपको इतना लिखना होगा और एग्जाम डायग्राम बना देना होगा। इतना समझ में आया, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ इमेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग,
टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज दो तरह का होता है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। आपको ना डिफाइन करने देंगे, काम कर रहे हैं एक साथ डिफाइन में ही लिखा दे रहे हैं, मतलब पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रियल इमेज है, डिफरेंस बिटवीन कर लेना, एक साथ याद भी रह जाएगा। इसको लिखते हैं हम लोग VIRTUAL, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, देखिए तो टू टाइप्स ऑफ इमेज आर फाउंड बाय अ मिरर, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज क्या होता है कि द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर एक्चुअली इंटरसेक्ट करेगा तो देखने को मिलेगा। तो आपको बस पॉइंट याद रखना है क्या है कि रियल इमेज के बोलेंगे, इसमें याद रखिएगा रियल इमेज में क्या लिखेंगे हम लोग कि विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, तो लिखेंगे इमेज which can be obtained on screen, उसको बोलते हैं रियल इमेज। एक्चुअली ऑब्टेन ऑन स्क्रीन करते हैं, मतलब कि स्क्रीन पे जब वो इमेज दिखेगा तो स्क्रीन में वो इमेज दिखेगा, ठीक है। प्रोजेक्टर टाइप का होता है कि क्लियरली इमेज दिखता है, तो दैट इज होता है। अब दूसरा क्या, इसमें दूसरा क्या होता है कि सपोज क्या बोल रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे जो भी है, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्शन का मतलब भी समझा दिया, रिफ्रैक्शन का मतलब भी समझा दिया, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर एक्चुअली इंटरसेक्ट करके इमेज बना रहा है तो हम लोग उसको रियल इमेज बोलेंगे। जैसे कि सपोज देखिए, एक हम लोग मिरर बना लेते हैं, सपोज कि अगर मिरर बना ले प्लेन मिरर और यहाँ पर कुछ लिख दिए एक ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या होता है कि ऐसे जाएगा, टकराएगा, कि वापस चला जाएगा, सपोज ऐसे टकराएगा और वापस चला जाएगा, ठीक है। और फिर मतलब इस पॉइंट से 2 लाइन गया, इस पॉइंट का 2 लाइन यहाँ मीट किया, और सपोज की इधर में से 2 लाइन गया ऐसा, तो ये दोनों पॉइंट सपोज यहाँ मीट कर लिया। तो रियल में ये एक्चुअली ये जो एक्चुअल में, ये देखिए एक्चुअली में क्या है कि ये यहां से लाइट गया है और ये इधर चला गया, ये इन फ्यूचर कहीं जाके मिलेगा नहीं, तो हम लोग इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड कर रहे हैं और यहाँ पर मिला रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग यहाँ बना रहे हैं। तो ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और हम आपको लिखवाए हैं ऑलरेडी कॉपी में कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल था, तो देखिए वर्चुअल इमेज, ये एक्चुअली मीट नहीं करेगा, ये टेंड्स टू मीट करेगा। लेकिन अगर हम रियल इमेज बनाएंगे ना, ठीक है, ये वर्चुअल एग्जांपल है, इसको इधर बनाने का था, ठीक है ना। मतलब कि ऐसे होता है वर्चुअल में कि इमेज है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज हम L लिख रहे, पॉइंट में से 2 लाइट जाएगा, एक लाइट सपोज इधर गया, एक लाइट सपोज ऐसा गया, तो ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये वाला अगर कहीं मीट कर जाता ना, रिफ्लेक्टेड राइट एक्चुअली में, तो हम लोग रियल बोलते हैं। तो लेकिन ये एक्चुअली में मीट नहीं करेगा, तो कैसे मीट होगा, इसको हम लोग प्रोड्यूस बैकवर्ड करते हैं और फिर यहाँ पर ये मीट करता है। तो वैसे ही इस पॉइंट में से भी सपोज कैसा गया, चला गया, ऐसा गया, चला गया, तो ये एक्चुअली कहीं मीट नहीं करेगा, ये वाला लाइन कहीं नहीं मीट करेगा, तो इसको हम लोग डॉट करके प्रोड्यूस बैकवर्ड करके मीट करा देते हैं। तो ये जो इमेज है ये है वर्चुअल इमेज। अब जो हम लिखे हुए हैं कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर, तब रियल इमेज होता है। तो रियल इमेज का एग्जांपल क्या होगा, कनकेव मिरर पे बनाते हैं। सपोज एक ऐसे मिरर होता है, आप लोग हाईएस्ट क्लास में पढ़ेंगे, इस तरह का एक मिरर होता है ना, इसको हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा, तो ये मानिए फोकस है, ये कर्वेचर है, तो लाइट सपोज इधर से गया, ठीक है, इधर से जाने के बाद फोकस से पार होता है, ठीक है, ऐसा, और सपोज कर्वेचर से ऐसे पार हुआ और कहीं इधर बीट करा होगा, ठीक है, तो यहाँ इमेज बनेगा, बड़ा इमेज बनेगा। इस तरह अगर सपोज की हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो इमेज बनेगा ना, ये जो इमेज बनेगा ये रियल होगा, रियल इमेज। ये रियल इमेज क्यों हुआ, वो इसलिए रियल इमेज हुआ क्योंकि लाइट देखिए रिफ्लेक्शन, ये जा रहा है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये देखिए इंसिडेंट लाइट है, ये 2 है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है।
ये लोग एक्चुअली मीट कर रहा है ना तो रियल इमेज, तो लिखा हुआ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इस तरह की इमेज अगर बन रहा है तो रियल इमेज होगा। और इस तरह की इमेज को हम यहाँ कोई स्क्रीन रख देंगे ना तो स्क्रीन में वो दिखेगा। अगर सपोज यहाँ पर हम एक स्क्रीन रख दे रहे हैं तो एक्चुअली स्क्रीन में इमेज दिखेगा, इसलिए लिखा हुआ इमेज विच कैन बी ऑपरेटेड ऑन स्क्रीन। बात समझ में आया? ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई स्क्रीन रखेंगे तो ये कभी कटेगा नहीं, तो इमेज कैसे बनेगा? नहीं बनता, इसलिए वर्चुअल में इमेज नहीं बनता। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्टली इमेज, वर्चुअल में क्या लिखेंगे? इमेज, इसको पॉज करते हैं, क्या होगा? इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट, एक्चुअली नहीं होगा, इसमें क्या होगा? टेंड्स टू इंटरसेक्ट, एक्चुअली डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, हम लोग लिखेंगे रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली का जगह में लिखेंगे एक्चुअली इंटरसेक्ट, एक्चुअली नहीं होगा, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट एक्चुअली में नहीं करता था, बट क्या करता? टेंड्स टू इंटरसेक्ट बिहाइंड द मिरर, टेंड्स टू इंटरसेक्ट बिहाइंड, मिरर के पीछे बन रहा है तो बिहाइंड द मिरर, इसको हम लोग वर्चुअल बोलेंगे। एग्जाम में आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख दिए, देख लो, पढ़ लो ना। ठीक है, आ गया है, चलो हट गया है, देख लो, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वर्चुअल में क्या है? द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर बट दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम इट। क्या होगा? लिखे है डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और हम यहाँ पर लिखेंगे टेंड्स टू इंटरसेक्ट बिहाइंड द मिरर, और लिख सकते हैं यहाँ पर लिख दो अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, लिख सकते हैं अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, और ये पॉइंट कहां पर है? पीछे है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। मतलब इस पॉइंट से देख रहे नहीं, अगर कोई पॉइंट से लाइट को ऐसा करके भेज रहे हैं तो ये क्या फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो ये बोला है अपीयर्स टू डाइवर्ज, मतलब फैल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे आते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, मतलब पानी में जो इमेज बन रहा होता है जैसे कैंडल वैंडल का, ये वर्चुअल इमेज दिखा रहा है। ठीक है, रियल इमेज कैसे दिखा रहा है? ये देखिए, ये जो आईना खड़ा होके कनकेव मिरर में जो बन रहा है वो रियल इमेज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस दिखा हुआ है, क्या है? पहला इट कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल में इट कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, इट इज ऑलवेज इरेक्ट बट लैटरली इन्वर्टेड। हाँ, वर्चुअल देखिए ये क्या होता है ना, यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसमें 2 कर देते हैं, लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? अगर सपोज एग्जांपल ये ऐसा है, ये एक्चुअली अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बन जाएगा उल्टा। ठीक है, ये इमेज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इन्वर्टेड बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये 1 नंबर है, इसको 3 कर देते हैं, तो ये 2 नंबर है। तो इसमें बोलेंगे तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। वर्चुअल इमेज को बोला जाता है इट ऑलवेज, ठीक है, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, इट इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सपोज कि अगर ऐसा है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी आपका ऐसा ही होगा, सीधा सीधी। तो इसका मतलब क्या होता है? ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है। याद रखना ये तरीका है इरेक्ट है। ठीक है, बट लैटरली इन्वर्टेड, बट लैटरली LATERALLY लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड होना मतलब सिखाया था ना कि राइट लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, वो होता है लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, प्रॉपर एग्जाम में लिख के आ जाएंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चले आगे, चलो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। अब आपको यहाँ पर डायग्राम पूछेगा कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर से हम लोग इमेज कैसे बनाते हैं, और हम इसको ऑलरेडी पॉइंट लिखा चुके हैं, देख लेते हैं। देखिए, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इन योर प्रीवियस क्लासेस, लेट अस रिकॉल देम। चलो,
हम लोग का पहला पॉइंट पता है क्या है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। पढ़ा है, पहला होता है क्या लिखवा है कॉपी में, मिला लो, वर्चुअल होता है। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, क्योंकि आपको सिर्फ प्लेन मिरर ही पढ़ना है, बाकी का मिरर नहीं पढ़ना। तो प्लेन मिरर की इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है, मतलब ये वाला पैटर्न होता है। वर्चुअल इमेज बोले तो स्क्रीन में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, रियली एक्चुअली इंटरसेक्ट करता नहीं है, यानी कि इरेक्ट इमेज बनेगा और लैटरली इन्वर्टेड बनेगा ना। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, लिखा चुके हैं। प्लेन मिरर का इमेज कैसा होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर इज इरेक्ट, इरेक्ट भी होता है क्योंकि वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट बनेगा। ठीक है, आगे आते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर सेम साइज का होता है, ये भी लिखवा चुके हैं और डिस्टेंस भी बता चुके हैं कि इमेज फॉर्म्ड ऑफ द इमेज, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ये सारा पॉइंट ऑलरेडी क्लियर है, एग्जाम में लिख के आ पाएंगे, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, अच्छा यहां देखिए इमेज कैसे बनाना है। सपोज कि अगर आपके पास ये तो हो गया ना, मिटा दे इसको, मिटा दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं। देखिए बोला गया कि अगर सपोज कि मिरर ऐसा है, प्लेन मिरर से बना रहे हैं, ये क्या है, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। और अगर ये प्लेन मिरर है, सपोज इसको एम बोल रहे हैं, ये मिरर है, ठीक है, एम डैश बोल दे रहे हैं इसको, ठीक है। अब सपोज कि यहां पर कोई इमेज है, ठीक है, तो हमको क्या पता है कि ये असल ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट इधर है, कैसे भी। चलो एक काम करते हैं, वो के अकॉर्डिंग बना दे रहे हैं। सपोज कि क्या इधर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट को इधर है तो फिर मिरर को हमको ऊपर में दिखाना होगा, क्योंकि पॉलिश का पीछे साइड बनता है ना इमेज। अगर सपोज ऐसा है, जैसे बुक में हम बस समझा रहे हैं, तो ऐसा है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगा। तो सपोज ऑब्जेक्ट से दो लाइट गया, एक लाइट ऐसा गया, एक लाइट ऐसा गया, ठीक है। और हमको पता है कि नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है, ये हम दो नॉर्मल बना दिए, ठीक है। नॉर्मल को ऐसे डॉटेड बनाना है, डॉटेड बना दिए, ठीक है। अब हमको पता है कि नॉर्मल से ये जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, तो रिफ्लेक्शन कराएगा, वापस जाएगा, ये इंसिडेंट, तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उस तरह का ये भी ऐसा होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये ऐसा है, ये ऐसा हो जाएगा, हो गया। तो ये एक्चुअली तो कहीं मीट नहीं कर रहा है, तो आपको इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड करना होगा, मतलब ऐसा नहीं, और थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। और दूसरा ऐसा। तो ये रियल में तो मीट नहीं कर रहा है, रियल में क्या हो रहा है, दिक्कत लग रहा है कि इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, तो एक्चुअली रियल में मीट ये नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इमेज और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऐसे बना लेंगे ना, ठीक है। तो बस यही है, आगे देख लो, इधर स्क्रीन पे देख लो। ये देखिए, ये देखिए इधर ऑब्जेक्ट है, तो यहां में से दो लाइट गया है, नॉर्मल से कट करता है, इसको यू आर बोले, आप आई आर जो भी लिखना है लिख लेना। एंड ये प्रोड्यूस बैकवर्ड हुआ है, तो यहाँ पर इमेज बन गया। तो यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस है, सेम हो जाएगा, ठीक है। उस तरह का अगर एक पेंसिल है, तो पेंसिल से कैसे करेंगे, इस पॉइंट में से, सपोज ये एक्चुअली में पेंसिल है, ठीक है। तो इस पेंसिल के इस पॉइंट में से दो लाइट जाएगा, एक लाइट ये गया, एक लाइट ये गया। जब लाइट जाएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा बैक, एक ये चला गया, एक चला गया। फिर इसको प्रोड्यूस करेंगे इधर, प्रोड्यूस करेंगे इधर। तो ये आपको बनाना सिखा देते हैं, एक मिनट देख लो, ठीक है। फिर यहाँ से देखो, इस पॉइंट में से, ए पॉइंट में से एंड बी पॉइंट में से दो लाइट जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट में से दो रे एटलीस्ट चाहिए होता है। तो ये भी रे चला गया, ये भी रे चला गया। ओवरऑल यहाँ पे जो इमेज बन गया यहाँ पे, और हम आंख देखेंगे तो मेरे को आंख में यहाँ से दिख जाएगा। इसको हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे देखो, सपोज अगर ऐसा हो कि इधर एक, याद करना जिस तरह पैसे पॉलिश होगा इमेज वहां पर बनेगा। अगर पॉलिश को हम ऊपर कर देंगे ऐसे, तो इमेज इस साइड बनेगा, समझ में आ रहा ना। तो सपोज कि हम यहाँ पर एक पेंसिल रख दिए, ऐसे करके एक पेंसिल रखा हुआ, ठीक है।
तो इसका इमेज कैसे बनेगा? तो देखिए हमको एक लाइट में से 2 पॉइंट चाहिए, तो सपोज हम इसको पॉइंट बोल रहे हैं, ये एक पॉइंट हो रहा है, इस पॉइंट में से 2 लाइट ले गए, एक लाइट ये ले गए, सपोज एक लाइट ये ले गए, तो ये लाइट गया तो ये वापस जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस पॉइंट तो दिख गया। अब इस पॉइंट से लेते हैं, सपोज इस पॉइंट से लिए ऐसे, जो कि ऐसे रिफ्लेक्शन हो गया, ये नॉर्मल बना दिया, ये आई, ये आर, और इस पॉइंट में से दूसरा लाइट ऐसे गया, ठीक है, और फिर ये उधर फैल जाएगा, ये कभी मिलेगा नहीं, डॉटेड कर दिया है, ये आई, ये आर, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये जो लाइट ऐसा गया है, ये कहीं पे ऐसा करके, कहीं पे सपोज ऐसा करके मीट कर रहा है, और वैसा मीट करेगा, तो यहां पर जो मीट कर रहा है ये बन रहा है, मतलब आपका ये वाला हिस्सा बनेगा, इसका वाला ये हिस्सा बनेगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो कहीं जाएगा, सपोज कि ऐसा है, ऐसा बना देना, फिर ये जो है पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ऐसे करके इधर कहीं मीट कर रहा है, ये कहीं इधर मीट कर रहा है, तो ये पॉइंट बन गया। समझ में आया करना कैसे है? तो ये बन गया। अब हमको आंख को रखना कहाँ पे है जो हमको दिखेगा, पता नहीं कि पॉइंट्स मेरे को आंख कहाँ, अब मेरे को हम अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि पॉलिश तो ऐसा है, ठीक है। तो ये बन गया पेंसिल, इधर ये इमेज है, ये इमेज है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, ठीक है। अब मेरा क्या है कि फील्ड व्यू देख लेते हैं। ये देखिए, सपोज कि मान लो कि ये लाइट ऐसा गया है, ठीक है, ये कहीं ऐसा, मतलब ये तो एक्चुअली मीट नहीं करेगा, ये एक्सपैंड होगा, ये एक्सपैंड होगा, ये एक्सपैंड होगा, ये मीट करेगा, ये ऐसा गया होगा, ये कहीं ऐसा गया होगा, कहीं पर ये मीट करेगा। अब मेरा आइज यहाँ पे अगर होगा तो हम देख लेंगे इमेज को। बात को समझ में आया? ठीक है, ये ऐसा बनेगा, यहाँ पर ये आई है आपका, देख लेंगे, सिंपल सा है, ड्राइंग का दिक्कत नहीं है, बस आपको बनाना पड़ेगा कि एक पॉइंट में से 2 लाइट लेंगे, रिफ्लेक्ट करवा देंगे, 2 लाइट लेंगे, रिफ्लेक्ट करा देंगे, फिर इसको मीट कराएंगे, इसको मीट करेंगे, ये इमेज बनेगा। आप कहाँ रखेंगे? जहां पर ऑब्जेक्ट उस तरफ से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। जो आंख मेरे को जो इमेज दिख रहा है वो इमेज है, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, लैटरल इन्वर्टेड इमेज है, बस ये बात पता करना है। ठीक है, हो गया? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बेटा अब होता है क्या है कि ना मल्टीपल इमेज बन जाता है, और आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि मल्टीपल इमेज का क्या है, कि आपको कितना इमेज बनाना है, मल्टीपल इमेज का फिर यूजेस ऑफ प्लेन मिरर ये भी है। तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेज में क्या होता है। देखिए, व्हेन 2 प्लेन मिरर आर हेल्ड एट सम एंगल टू ईच अदर, ठीक है, एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम, देन मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन देम। वी कंसीडर 3 केसेस। बोल क्या रहा है? इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेज। जाएंगे अभी हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेज। देखिए होता क्या है कि सपोज 2 प्लेन मिरर है, सपोज ये एक प्लेन मिरर है और ये एक प्लेन मिरर है, यहां पॉलिश कर दिए है और यहां पॉलिश कर दिए, ठीक है। ये 2 क्या है? प्लेन मिरर है। अब इन दोनों के बीच में सपोज कि हम एक ऑब्जेक्ट को यहां रख दिए है। अब ये ऑब्जेक्ट जब इधर रखे हैं तो यहां पर भी रिफ्लेक्शन कराएगा, यहां से भी लाइट जाएगा और इस ऑब्जेक्ट से लाइट यहां भी जाएगा, तो यहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा, सपोज होगा कि नहीं होगा, और फिर सपोज यहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा, ये कहीं मीट करेगा तो इमेज यहां बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और सेम वही कंडीशन में यहां देखेंगे, अगर सपोज ये यहां रिफ्लेक्शन कर गया, ये यहां रिफ्लेक्शन कर गया, ये प्रोड्यूस बैकवर्ड करेगा तो यहां इमेज बन जाएगा। अब इस मिरर के लिए अगर ये कहीं इधर बना तो फिर इस मिरर के लिए ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा और इस मिरर के लिए ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा से अब इसमें से रिफ्लेक्शन होगा, फिर दूसरा इमेज बनेगा, ऐसे करके बहुत सारा इमेज बनेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल इमेज बनता है। ये डिपेंड करता है कि एक दूसरे को मिरर को कैसे रखे हुए। हम इसको ऐसे रखे हैं या दोनों, सपोज एक मिरर को ऐसे एक मिरर को ऐसे, ये एक मिरर है,
और ये एक मिरर है और इन दोनों मिरर के बीच में 60 डिग्री के एंगल है और इन दोनों का बीच में कहीं पे यहाँ हम ऑब्जेक्ट रख दिया है। तब बताइए इमेज कैसे बनेगा? समझ में आ रहा ना? हो सकता है कि अगर हम ऐसा इमेज रखे होंगे, एक इमेज को ऐसा ही 90 डिग्री कर दी, एग्जैक्टली दो मिरर को हम 90 डिग्री पे रखे हैं और ऑब्जेक्ट को सपोज हम यहाँ रख दिया है, ये ऑब्जेक्ट है। अब कैसे इमेज बनेगा? ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेज में। बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड, चलो आगे देखो, बुक पे देखो। When two plane mirror are an angle 90 degree with each other, ये पढ़ेंगे। When two mirror make an angle 45 degree with 60 degree with each other, एक 60 डिग्री वाला है, 90 डिग्री वाला है और एक 0 डिग्री वाला है, ठीक है। And when two plane mirror are facing one another, मतलब ये केस। तो तीनों केस में हम लोगों को देखना है कितना इमेज बनेगा, ठीक है। तब होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट इज एंगल बिटवीन द मिरर इज क्यू। अगर एंगल क्यू है, नंबर ऑफ इमेज को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं 360 डिग्री बाई क्यू। क्यू नहीं बोल के हम लोग इसको थीटा बोलेंगे। सपोज इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा। एंगल क्या है? ये थीटा है। तो अगर आपको पता करना है कि ये इमेज कैसे बनता है, तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए 360 डिवाइड बाई थीटा, ये कितना थीटा है, -1 करना पड़ेगा। इससे आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ इमेज मिल जाएगा। जैसे कि इसमें अगर आप देखो नंबर ऑफ इमेज निकालना है, तो नंबर ऑफ इमेज निकालना है तो आप क्या करेंगे? 360 माइनस डिवाइड बाई थीटा का मतलब 60, अब 60 करेंगे -1। इसका मतलब ये 0 से 0 कैंसिल, ये से ये कैंसिल होगा, 6 60 मतलब 6 - 1 मतलब 5 इमेज बनेगा। मतलब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बनेगा? इसमें 5 इमेज बनेगा। इमेज बना के आपसे कोई नहीं पूछेगा कि बना के दिखाओ, बट आपको डेटा पूछ देगा कि कितना बनेगा, आंसर बताइए। तो कितना हो रहा है यहाँ पे? 5 इमेज। तो इसमें कैसे होगा चेक करते हैं। इसमें लिखेंगे कि नंबर ऑफ इमेज, ठीक है, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इमेज, एक मिनट इसको पॉज कर देते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। तो लिखेंगे 90 -1, तो 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल मतलब 4, मतलब 4 - 1 मतलब 3 इमेज, ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज इफ द एंगल ऑफ द मिरर इज 30 डिग्री, तो 11 इमेज फॉर्म होगा। 30 डिग्री वाला भी देख लेते हैं। हाँ 30 डिग्री वाला कैसे होगा? सपोज कि यहाँ पर एक इमेज बना रहे हैं ऐसा करके, मतलब ऐसा ऐसा, और ये 30 डिग्री है, ऑब्जेक्ट यहाँ डाला हुआ, तो यहाँ लिख देंगे 360 डिवाइड बाई 30 -1 घटेगा घटेगा 12 हो जाएगा, 12 - 1 मतलब 11 इमेज हो जाएगा। और क्या है? When the mirrors are kept parallel to each other, that is angle 0 degree, infinite number of image can be drawn, ठीक है। Can be seen, the images get fainter as the distance between the mirror increases, ठीक है। Let us see how these images are formed। ये इमेज का अंदर mirror played at 90 डिग्री, that is right angle to each other। तो अब हम देखेंगे, सपोज ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पर इस कंडीशन में है, तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज को निकालेंगे, मतलब एंगल कितना इसमें? थीटा कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ इमेज होना चाहिए 360 डिवाइड बाई 0 - 1, और कोई भी नंबर को 0 डिवाइड करते तो इनफाइनाइट आता है, मतलब बहुत सारा इमेज बनेगा, इनफाइनाइट इमेज बनेगा, इमेज इनफाइनाइट। अब मेरा बात ध्यान से सुनिए। नंबर ऑफ इमेज बिटवीन द प्लेन मिरर को निकालने के लिए 360 डिवाइड बाई थीटा -1 करना होता है, ठीक है। अगर दोनों एकदम पैरेलल रखा हुआ है तो एंगल 360 डिवाइड बाई 0 होगा, तो इससे होता है इनफाइनाइट बनता है, मतलब बहुत सारा इमेज बनेगा, बहुत सारा इमेज बनेगा। पहला केस में बहुत सारा इमेज बनेगा। और कैसे पता चलेगा? कि जो जितना दूर में इमेज बनेगा, इधर बना इधर बना, उतना फेंटियर होता जाएगा, मतलब उतना धुंधला होता रहेगा। सामने वाला इमेज क्लियर दिखेगा, पीछे वाला इमेज धुंधला होता दिखेगा। समझ में आ रहा? ठीक है। अगर एंगल को हम 60 डिग्री कर दे रहे हैं, या फिर चलो इधर करते हैं। अब एंगल को सपोज 0 डिग्री है तो बहुत सारे इमेज बन रहा। अब उसके बाद 0 से थोड़ा बड़ा बढ़ा के 30 डिग्री पे लाए तो अब 11 इमेज बन रहा, ठीक है। और एंगल को बढ़ा के 60 डिग्री लाए तो 5 इमेज बन रहा, और एंगल को बढ़ा के 90 डिग्री लाए तो देखिए 5 से कम कितना है? 3 इमेज बन रहा। उसके बाद धीरे धीरे करके एंगल को और बढ़ा देंगे और कम इमेज बनेगा, मतलब एंगल बढ़ाएंगे तो इमेज आपका कम होता जा रहा है। उल्टा नहीं, देखिए यहाँ पर एंगल सबसे कम है 0 डिग्री, इमेज बहुत ज्यादा बन रहा है एकदम इनफाइनाइट। उसके बाद हम एंगल को कम कर रहे हैं
तो इमेज भी मतलब एंगल को बढ़ा रहे हैं तो इमेज कम हो रहा है, एंगल को और बढ़ा है और इमेज कम हुआ, एंगल को और बढ़ा है इमेज कम हो रहा है। अब देखिए ना 0 डिग्री से हम 90 डिग्री में जा रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है ना, एंगल इंक्रीज हो रहा है तो इमेज कितना हो रहा है, घट रहा है ना। 0 डिग्री में बहुत सारा इमेज बन रहा था, 90 डिग्री में कम इमेज बन रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैसे कैसे फॉर्म होता है, 90 डिग्री एंगल पे इमेज कैसे बन रहा है, अलग अलग एंगल पे इमेज कैसे बन रहा है, ठीक है। चलिए इतना लिखिए, तो इतना लिख लो। आइए देख, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेज हम लोग देख चुके हैं, उसमें 3 केसेस है, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि 360/Q है, बट 360/θ-1 हम लोग लगाएंगे। एंड हर एक इमेज के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के लिए एंगल पे निकाल सकते हैं। अभी डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट किधर है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो वहाँ रिफ्लेक्शन मिरर 2 पे सपोज कि I2 इमेज बनेगा, मिरर 1 पे इमेज जो बनेगा वो दो मिरर 90 डिग्री पे है, तो मिरर 1 पे I1 इमेज बन रहा है। अब इन दोनों का इमेज, ये जो नीचे कॉमन I1 का इमेज रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे बनेगा I3, और I2 का भी यहाँ I3 बनेगा, दोनों जगह कॉमन, तो यानी यहाँ पर एक ही इमेज लिखेंगे। तो 90 डिग्री पे हम लोग निकाल लेते हैं, 3 इमेज बन रहा था ना, 90 डिग्री पे 3 इमेज बन रहा था ना, ऐसे बन रहा है 3 इमेज, ठीक है। देख लीजिए जहाँ पर ओवरलैप करेगा वहाँ पर एक ही इमेज हम लोग लेंगे, ठीक। तो ये कॉमन इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है मिडिल में, दो एंगल का 90 डिग्री में, ओके। नेक्स्ट है, अगर पैरेलल प्लेस कीजिए तरह, तो हम लोग देखिए पैरेलल में इनफाइनाइट इमेज बनता है। कैसे बनता है ये देखिए, सपोज दो मिरर है, M1 M2 दो मिरर है, और बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाएगा तब वो मिरर 1 पे M1 मिरर बन रहा है, इमेज बन रहा है, एंड मिरर 2 पे I2 इमेज बन रहा है सपोज। फिर ये जो इमेज है ये M1 मिरर के लिए, दूसरा मिरर के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा, और इमेज यहाँ बनेगा। और फिर सेम एज जो इमेज I1 बन रहा है वो M2 के लिए इधर इमेज बनेगा। तो मतलब एक इमेज ऑब्जेक्ट बन जाएगा दूसरे के लिए, और ये दूर तक जाएगा, जितना दूर जाएगा उतना वो थोड़ा ब्लर हो जाएगा, सामने वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, हो गया। अब यूजर्स ऑफ प्लेन मिरर में देख लेते हैं, बहुत सारे यूजर्स है। प्लेन मिरर आर कॉमनली यूज इन एज अ ड्रेसिंग मिरर और लुकिंग ग्लास यूज़ करते हैं, ठीक है, घर पे। फॉर मेकिंग क्लेडोस्कोप एंड पेरिस्कोप, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे कैसे बनता है, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर सिग्नलिंग बाय द स्काउट्स एंड आर्मी पर्सनल के लिए भी यूज़ किया जाता है, सिग्नलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स डायमेंशन इन शोकेस, एक फॉल्स डायमेंशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिस्प्लेइंग ज्वेलरी, रिस्ट वॉचेस, दुकान सब में रहता है। टू प्लेन मिरर आर फिक्स टू opposite side of the showcase such that their reflecting surface face each other. This leads to the formation of multiple image, ठीक है। तो मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन में हेल्प होता है दुकान उकान में शोकेस करने के लिए, अच्छा लगाने के लिए। दे आर यूज्ड बाय बार्बर्स टू शो कस्टमर्स द बैक साइड ऑफ द हेड, हेड को बैक साइड दिखाने के लिए सैलून में यूज़ होता है ना, तो वो है। दे आर यूज्ड फॉर रिफ्लेक्टिंग द रे ऑफ द सन इनसाइड द सोलर कुकर, तो सोलर कुकर के साइड में अगर रे को रिफ्लेक्ट करवाना है तो यूज़ किया जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब देखिए ये सारा हो गया। अब दे आर यूज्ड बाय द ऑप्टिशियंस टू प्रोवाइड फॉल्स डायमेंशन व्हेन देयर प्लेस ऑफ वर्क इज़ वेरी स्मॉल। देख फॉल्स डायमेंशन बनाने के लिए होता है, तो अलग अलग तरीका से यूज़ होता है, ठीक है, ओके सो अभी हम लोग देखते हैं क्लेडोस्कोप क्या होता है। देखो प्लेन मिरर से हम लोग क्लेडोस्कोप बनाते हैं, यूजेस हम आपको बता दिए हैं। तो अभी हम लोग आ रहे हैं क्लेडोस्कोप पे। तो क्लेडोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो आपको पूछेगा क्लेडोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इट इज मेड बाय सेटिंग यूजली 3 मिरर्स, हम पता है कि 3 मिरर को हम लोग स्ट्रिप को कट करते हैं एट 60 डिग्री एंगल्स टू ईच अदर टू फॉर्म अ ट्राइंगल। तो ऐसे 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 3 मिरर को लगाते हैं, एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। बिटवीन द स्ट्रिप्स, ठीक है, आर अ फ्यू पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस हेल्ड बिटवीन द ट्रांसलूसेंट बॉटम एंड द ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट। और बीच में हम लोग क्या करते हैं, कुछ कलर कलर का चूड़ी उड़ी कुछ कलरफुल चीज को रख देते हैं। द होल अरेंजमेंट इज केप्ट इन अ कार्डबोर्ड, और इसको उठा करके कार्डबोर्ड में रख देते हैं। ऑन लुकिंग एंड रोटेटिंग द क्लेडोस्कोप ट्यूब वी सी वेरी ब्यूटीफुल कलर्ड पैटर्न
ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द थ्री मिरर्स। तो ये क्लेडोस्कोप दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट विच आर नॉट डायरेक्ट लाइन ऑफ स्ट्रेट। मतलब जो चीज को हम लोग डायरेक्टली सीधा सीधी नहीं देख सकते हैं। सपोज कि अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट को देखना होता तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होता और हमको देखना होता सीधा देख लेते, लेकिन हमको छुप के नीचे झुक के, ये सपोज ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पर छुप के हमको ऑब्जेक्ट यहाँ पर किसी चीज को देखना होता है तो कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर से एक ऐसा चीज बनाते हैं, तो यहाँ पर एक मिरर लगाते हैं और यहाँ पर एक मिरर लगाते हैं। ऑब्जेक्ट सपोज ये है तो इधर से लाइट आएगा तो इसमें टकराएगा एंड देन रिफ्लेक्शन करेगा, तो ये टकराने के बाद ये लाइट टकराएगा इसमें एंड देन ये लाइट इधर आएगा, ठीक है। तो एक इमेज बनेगा आपका इधर, एक इमेज बनेगा इधर, तो ये इमेज इन्वर्टेड रहेगा, फिर ये स्ट्रेट इमेज बनेगा जो कि हम लोग यहाँ पर से देख लेंगे। इस चीज को, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, स्ट्रेट देख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्कोप। अब देखिए, पेरिस्कोप इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट विच आर नॉट डायरेक्ट line of sight such as to see ships on the surface of water from a submarine। सबमेरीन में हम लोग हैं और हम लोग शिप को देख रहे हैं, पानी में है, कैसे देखेंगे? दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर। तो आपका क्लेडोस्कोप याद रखना कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन में था बेस्ड, अभी लिखवाया है क्लेडोस्कोप जो कि है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे था बेस्ड, ठीक है। और अभी जो हम लोग प्लेन मिरर कर रहे हैं वो है सिंपल रिफ्लेक्शन पे काम कर रहा है, ठीक है। हालांकि इधर भी थोड़ा सा मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो ही रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है कि मेकिंग ऑफ अ पेरिस्कोप कैसे बनता है? टू मेक अ पेरिस्कोप टेक अ लॉन्ग कार्डबोर्ड बॉक्स, एक कार्डबोर्ड बॉक्स ले लिए, कट सीट्स एट 45 डिग्री एंगल ऑन बोथ द एंड ऑफ द बॉक्स। तो दोनों एंड में 45 डिग्री बॉक्स को कट कर दो। इंसर्ट अ मिरर, वहां पर एक मिरर स्ट्रिप डाल दो, मिरर स्ट्रिप थ्रू ईच सिल्ट इन सच अ वे दैट देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसेस ईच अदर। दो मिरर को ऐसे रखना है ताकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए इसका ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसका ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहा है, ऐसे करना है, ठीक है। एंड देन cut a hole opposite to the reflecting surface of the mirror। now you can see this from the hole now, ठीक है। और हम लोग होल से यहाँ पर एक होल बना दो, यहाँ एक होल बना दो, फिर हम यहाँ पर देखेंगे वर्किंग ऑफ अ पेरिस्कोप क्या होता है, देख लेते हैं। अब ये पेरिस्कोप काम कैसे करता है? वर्किंग ऑफ अ पेरिस्कोप कुछ नहीं है, देखिए द टू मिरर इन अ पेरिस्कोप आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रख दिया गया है। द अपर मिरर M1, सपोज इसको M1 मिरर बोल रहे हैं, मेक्स एन इमेज I1, तो ये इमेज I1 बना दे रहा है, ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट P, तो ये ऑब्जेक्ट हम बोले थे P, इसका इमेज M1 वाला मिरर है, नाम दिया M1, तो इमेज बन रहा है I1, ठीक है। द इमेज I1 सर्व एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द लोअर मिरर M2, और ये जो नीचे वाला मिरर है ये इसको M2 बोल रहे हैं, तो ये जो I1 इसको एज इमेज ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है और इसका इमेज को ये मिरर I2 बना दे रहा है, ठीक है, M2। सो I2 इज एन इमेज फॉर्म्ड बाय M2 मिरर विच इज सीन बाय द I। तो हम लोग किसको देखेंगे? I2 को देखेंगे। और फिर ये आपका इन्वर्टेड नहीं होगा, ये इरेक्ट ही इमेज होगा, सेम टू सेम होगा, लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड, क्या होगा? रियल इमेज, है ना। फिर क्या होगा? द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल, याद है ना, नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल। व्हेन टू मिरर आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, नंबर ऑफ इमेज कितना बनता है? बहुत ज्यादा बनता है, लिखेंगे INFINITE, फाइनाइट इमेज बनता है। द phenomenon due to which a ray light travel from an optical medium to another bounces from its surface with a change of angle is called, क्या होता है? इस called reflection, REFLECTION, रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइट इज एन डैश, लाइट इज एन डैश एनर्जी विच causes in us the sensation of vision। तो क्या होगा? लाइट इज एन एनर्जी which causes in us the sensation of light is a form of energy। एक मिनट, कौन सा था देख लीजिए यहाँ पे।
एक मिनट, लाइट, इसके बाद वाला जब चैप्टर को छोटा है हम कर देंगे। हो जाएगा। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच causes a sensation of एनर्जी। ठीक है, ये अजीब सा क्वेश्चन है यार, क्या है? नेक्स्ट हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ से ये पूछेगा कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, देख लीजिए। इन 1665 सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट विद ग्लास प्रिज्म दैट व्हाइट लाइट, दैट इज से सनलाइट को हम लोग वायलेट मान रहे हैं, इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। उसमें क्या होता है, विबग्योर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। व्हाइट लाइट में इतना सारा लाइट होता है। अगर एक व्हाइट लाइट है, ये सपोज व्हाइट लाइट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट कलर का लाइट है, उसको बोल रहे हैं VIBGYOR, विबग्योर है। ठीक है, ही फाउंड दैट व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, जब प्रिज्म से पार कर रहे होते हैं, इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर। ठीक है, एंड इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एंड द बैंड ऑफ 7 कलर दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, मतलब ऑफ व्हाइट लाइट। मतलब क्या बोल रहा है डिस्पर्सन, मतलब क्या हो रहा है कि दैट, यहां से लिख लेना, यहां से कि व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, एक व्हाइट, सपोज कि एक प्रिज्म बनाया है, ये प्रिज्म ना ऐसे होता है। ठीक है, इसमें से अगर एक व्हाइट लाइट को हम क्रॉस कर रहे हैं, तो ये 7 लाइट में 1 2 3 4 5 6 7 लाइट में स्प्लिट होता है, जिसको हम लोग VIBGYOR विबग्योर बोलते हैं। तो एक सिंगल व्हाइट लाइट 7 कलर में डिफ्लेक्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, और ये जो विबग्योर का फॉर्म में जो अरेंज हो रहा है, जैसे कि ये जो रेनबो बन रहा है, इस फॉर्म में जो अरेंज हो रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। समझ में आया है? बहुत अच्छा। अच्छा, ये डिस्पर्सन होता क्यों है, कॉज ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म इट्स वेरियस कलर डेविएट होते हैं, क्योंकि देखिए ये कलर क्या होता है, अलग अलग हिसाब से बेंडिंग होता है, बेंड हो रहा है, डेविएट होता है, डेविएट होता है मतलब बेंड हो रहा है बाय डिफरेंट अमाउंट, कोई ज्यादा बेंड हो जाता है, कोई कम बेंड होता है। दिस डेविएशन यानी कि दिस बेंडिंग इज मैक्सिमम फॉर वायलेट, तो वायलेट जो होता है ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, यानी कि नीचे होगा वायलेट। ठीक है, वायलेट लाइट एंड मिनिमम फॉर रेड, रेड डेविएट सबसे कम होगा, ड्यू टू विच डिफरेंस इन डेविएशन द वेरियस कलर्स ऑफ लाइट इमर्ज आउट फ्रॉम द ऑफ द प्रिज्म इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा बेंड हो रहा था, यानी कि ये जो लिखे हुआ विबग्योर, ये ऐसा नहीं होगा, ये उल्टा होगा। मतलब कि कैसे समझाए, मतलब इसको ऐसा कर दो ना, ये वाला ऐसा हटाओ और इसको नीचे से लिख दो, VIBGYOR। टॉप में याद रखना रेड है, नीचे में याद रखना वॉयलेट है, और वॉयलेट है सबसे ज्यादा, ये मैक्सिमम डेविएशन है। मैक्सिमम डेविएशन किसका है, ब्लू का है। तो देखो यहाँ पर भी देखो, वॉयलेट कलर है तो वॉयलेट में है मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम बेंडिंग, और ये है रेड कलर का है, ये मिनिमम, MINIMUM, मिनिमम बेंड है। ठीक है, तो हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट का कॉज समझ में आया। कॉज होता है ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ एंड बेंडिंग पैटर्न। ठीक है, रेनबो इज वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट इन नेचर, टाइनी ड्रॉपलेट्स। अब रेनबो जो दिखता है वो क्या होता है, देखो छोटा छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो होता है सस्पेंडेड इन एयर एक्ट एज एन प्रिज्म। तो हवा में जो पानी होता है ना छोटा छोटा, वो लोग प्रिज्म की तरह काम करता है। और हमको पता है कि अगर कोई भी प्रिज्म है उसमें से व्हाइट लाइट गया तो स्प्लिट कर देगा 7 कलर को, ऊपर में रेड है, नीचे में वॉयलेट है। ठीक है ना, तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं एयर में, तो वो प्रिज्म की तरह काम करता है, इसलिए लाइट को क्या करता है, अलग अलग में स्प्लिट करता है। ड्रॉपलेट ऑफ स्प्लिट्स द व्हाइट लाइट जस्ट लाइक अ प्रिज्म एज वी सी रेनबो, इसलिए हम लोग रेनबो दिखते हैं। रेनबो क्यों दिखते हैं पता चल गया ना। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए रेनबो हो गया। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, इट इज अ वंडरफुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज लाइक अ कैमरा हैविंग लेंस। तो इसका ह्यूमन आई में क्या होता है, लेंस होता है ऑन द वन साइड एंड सेंसिटिव स्क्रीन, एक जगह स्क्रीन होता है, ऑन द अदर साइड एट स्टडी। तो ह्यूमन का एक जगह लेंस होता है, सपोज ये देखिए ये प्यूपिल है, यहाँ पर आगे में क्या होता है ना,
ये वाला सपोज देखो ये लेंस लगा हुआ है, और ये पीछे में ना ये रेटिना जो होता है ना, ये क्या है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन। देखिए सबसे पहले पार्ट वाइज आपको याद रखना है कि कौन सा पार्ट होता है। सबसे पहले बोल रहा है कि कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया। कॉर्निया क्या हो रहा है कि सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट वाला पार्ट जो है, देखिए ये है कॉर्निया, CORNEA, कॉर्निया। तो इट इज अ ट्रांसपेरेंट स्पेरिकल मेम्ब्रेन, ये देखिए ट्रांसपेरेंट है, स्पेरिकल मेम्ब्रेन है। इन द फ्रंट ऑफ द आई, लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। तो आपको फिल इन द ब्लैंक में पूछेगा लाइट एंटर कहाँ से करता है, कॉर्निया से कर गया। कॉर्निया से जहां एंटर लाइट करेगा उसके बाद कहाँ पे पहुंचेगा, देखिए आइरिस एंड प्यूपिल। ठीक है, आइरिस मतलब सामने का ये जो मसल्स है, ये आइरिस हो गया। और जो मसल्स के बीच में ये जो गैप है ना, यहाँ पर एक गैप है, ये हो गया प्यूपिल। ये देखिए प्यूपिल हो गया। तो देखिए आइरिस इज अ डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्रागम। तो ये मस्कुलर क्या है, डायफ्रागम है, इसको लोग आइरिस बोलती है। विच हैज अ स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग इन द मिडल, और मिडल में स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग है। इस ओपनिंग को क्या कह रहा है, सेंट्रल एपर्चर इज कॉल्ड आइरिस। द सेंट्रल सर्कुलर एपरेचर इज ऑफ आइरिस इज कॉल्ड पीपील। ये जो ओपनिंग है, ये छोटा सा सेंट्रल एपरेचर है सर्कल में, जो क्या हो गया, ये पीपील हो गया। द pupil appears black because no light is reflected from it। pupil black क्यों दिखता है, वो क्यों, क्योंकि इसमें से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट में कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो वो ऑब्जेक्ट ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो ब्लैक मतलब वो कोई भी तरह का लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। प्यूपिल हो गया। तो आगे में क्या है, सबसे कॉर्निया है, क्रॉस करता हुआ गया, यहाँ पर लिक्विड है, वाइट्रस एंड एक्वस ह्यूमर है, उसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको आइरिस याद रखना है, एंड देन होल जो है प्यूपिल हो गया। यहाँ पर कुछ कुछ मसल है जिसको हम लोग सस्पेरेंट्री लाइगामेंट बोल रहे हैं। उसका सीधा हम लोग आएंगे यहाँ पर रेटिना में। द आइरिस रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ लाइट। तो आइरिस का काम क्या करता है, अगर आइरिस ज्यादा बड़ा है तो उसका प्यूपिल बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि आइरिस प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है। जब उसको ज्यादा लाइट अलाउ करना होगा तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आइरिस ही उसको एडजस्ट करेगा। तो आइरिस रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल को साइज को एडजस्ट कौन कर रहा होता है, आइरिस कर रहा होता है। क्यों करता है, क्योंकि वो लाइट कितना अंदर लेना है, कितना बाहर जाना है, तो उस हिसाब से डिपेंड कर रहा है। पीपल का साइज बड़ा मतलब ज्यादा लाइट एंटर किया चला गया, यानी कि अंधेरा में पीपल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। डार्क में प्यूपिल लार्ज हो जाएगा। अगर डार्क है बाहर में तो प्यूपिल लार्ज। ठीक है, और उसको उल्टा सोच लेना, अगर डीम है तो प्यूपिल डार्क है ना, अगर ब्राइट है तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा। जब धूप में निकलते कहते हैं आंख को ऐसा बंद करते हैं, प्यूपिल को छोटा करते हैं, उससे क्या होता है, लाइट कम जाएगा अंदर में। ठीक है, फिर रेटिना होता है। देखिए द इनसाइड द सरफेस ऑफ द रेयर पार्ट ऑफ द आई, बोल पहले पीछे तरह, वेर द लाइट एंटरिंग द आई इज फोकस्ड इज कॉल्ड अ रेटिना। तो जी ये देखिए, ये जो लाइट एंटर कर रहा है, मतलब सपोज कि यहाँ से लाइट गया, तो लाइट लेंस को क्रॉस करता हुआ सीधा यहाँ जाएगा, और ये जो सरफेस है ये है रेटिना, ये है रेटिना। ठीक है, वहीं पर रिफ्लेक्शन होगा। इट एक्ट एज एन स्क्रीन, तो रेटिना एक्ट एज एन स्क्रीन फॉर इमेज फॉर्मेशन इन द आई। द सरफेस ऑफ रेटिना कंसिस्ट ऑफ 125 मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर होता है। दिस रिसेप्टर आर ऑफ टू टाइप, एक होता है रॉड्स एंड एक कोन्स होता है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दिस रिसेप्टर दे सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। होता क्या है देखिए, कि जैसे ही लाइट आपको यहाँ पे प्यूपिल को क्रॉस करता हुआ, कॉर्निया क्रॉस करेगा, प्यूपिल लेंस को क्रॉस करता हुआ यहाँ पर रेटिना में पहुंचेगा, तो रेटिना में बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स होती है जिसका नाम है रॉड्स एंड कोन्स होता है। और वो एक फोटो रिसेप्टर्स होता है जो कि सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि हाँ पता चलेगा हाँ लाइट है, तो इसको आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो रॉड्स एंड कोन्स में देख लीजिए कि कोन शेप्ड जो सेल्स होता है उसको हम लोग कोन्स बोलते हैं। दीज सेल्स आर सेंसिटिव टू कलर, कलर सेंसिटिव है कोन्स। रॉड क्या है, दीज सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइटनेस और डार्कनेस और डीम लाइट। तो डीम लाइट पे कौन सेंसिटिव होता है, रॉड, एंड कोन होता है कलर। तो यहाँ पर लिखा हुआ इट इज ड्यू टू द कोन शेप्ड सेल्स, यानी कोन शेप्ड सेल्स के कारण है दैट आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कलर। जो अलग अलग कलर को डिफरेंशिएट करते हैं ना, ये रेड है ये ग्रीन है, किसके कारण कर सकते हैं हम लोग, कोन सेल्स के कारण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू लेंस ऑफ द आई। आई का लेंस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, देखिए आप कॉर्निया का पीछे में प्रेजेंट है। देखिए बिहाइंड द प्यूपिल द एंड द आइरिस, आइरिस एंड प्यूपिल के पीछे इज द आई लेंस। आई लेंस कहाँ पे है, ये देखिए, ये देखिए सबसे बाहर वाला कॉर्निया, फिर यहाँ पर ह्यूमर है, एंड देन यहाँ पर आइरिस है, एंड उसके पीछे में है बिहाइंड, उनके भी पीछे क्या है, लेंस है, ये वाला लेंस है। ठीक है, तो ये पोजीशन पूछेगा।
तो पोजीशन पता चल गया है, ठीक है। इट इज ट्रांसपेरेंट, हाँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है एंड मेड अप ऑफ मेनी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, बहुत सारे लेयर से बना होता है। इट इज केप्ट इन इट्स पोजिशन बाई ए स्ट्रॉन्ग इलास्टिक फॉर्म कॉल्ड द सस्पेंसरी लिगामेंट। तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, वो होल्ड करके रखता है किसको, लेंस को। देखिए सस्पेंसरी लिगामेंट कहाँ है, ये देखिए, ये जो दो लिगामेंट है ना, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये होल्ड करके रखा हुआ है लेंस को, ठीक है। द आई लेंस हेल्प्स टू डिवाइड द आई इनटू टू चैम्बर, आई को टू चैम्बर में डिवाइड करता है। एक बाहर वाला चैम्बर है, द चैम्बर बिटवीन कॉर्निया एंड द आई लेंस इज कॉल्ड एंटीरियर चैम्बर एंड इस फील्ड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर फील्ड होता है। एंड द बैक चैम्बर इज कॉल्ड द, जो कि रेटिना वाला चैम्बर है, आई लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड अ पोस्टीरियर चैम्बर एंड इट इज फिल्ड विद अ जेली लाइक मटेरियल जिसको कॉल वाइटरस ह्यूमर। तो दो तरह के ह्यूमर है, एक एंटीरियर बोल रहे हैं, एक को पोस्टीरियर बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो लेंस है, ये जो लेंस है, इसके इधर वाले एरिया, ये वाला पूरा जो एरिया, इस ये यहाँ पे आपका क्या है, एक्वस ह्यूमर है, ठीक है। और ये वाला एरिया जो पीछे वाला साइड एरिया, जो कि लेंस के पीछे में रेटिना वाला एरिया जो है, इसको एक दूसरे चैम्बर में बोलेंगे, इसको पोस्टीरियर बोलेंगे, POSTE। अरे ये पोस्टीरियर वाला रीजन है, और ये वाला क्या एक्वस जहाँ पर क्या एंटीरियर है, एंटीरियर है। एंटीरियर में एक्वस ह्यूमर है, पोस्टीरियर में वाइटरस ह्यूमर है, ठीक है। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। देखिए, देर इज नो रॉड्स एंड कोन्स एट द पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आई बॉल टू गो ब्रेन, वहां पर किसी भी तरह का रॉड्स एंड कोन्स नहीं होता है। सो इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस पार्ट ऑफ द रेटिना, देयर आर नो सिग्नल इज सेंट टू द ब्रेन, एज अ रिजल्ट द ऑब्जेक्ट इज नॉट सीन, द पार्ट ऑफ रेटिना इज देयरफॉर कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई। अब यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई क्या है, ये देखिए, आई में जो एक एक एरिया स्पेशली है, तो यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व्स वगैरह निकला हुआ है ना, जो कि ब्रेन में सिग्नल पहुंचाते हैं, यहाँ पर रॉड्स एंड कोन्स नहीं होता है, इसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट्स बोलते हैं, ठीक है। वो क्या है, पार्ट ऑफ रेटिना, रेटिना का एक पार्ट है जहाँ पर नर्व्स वगैरह निकल रहा होता है। सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, दीज मसल्स होल्ड द लेंस इन पोजिशन एंड कंट्रोल फोकल लेंथ। वो लेंस को जो पकड़ के रखा हुआ है ना, मस्कुलर जो है, वो लेंस को पतला या मोटा करता है। तो लेंस का मोटा या पतला होने से क्या होता है, फोकल लेंथ बदलता है लेंस का, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगा, फोकल लेंथ बदलेगा तो इमेज का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल कौन करता है, सिलियरी मसल्स, ठीक है। द लेंथ ऑफ द लेंस बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपैंडिंग दे इंक्रीज और डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, हेंस दीज मस्कुलर हैव अ ग्रेट रोल इन फोकसिंग ऑन द नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब लेंस को, अगर सपोज ये लेंस है, सपोज ये लेंस है, अगर इस लेंस में यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ, सिलियरी मसल लिखा हुआ है, मसल्स को अगर यहाँ पर कंट्रैक्ट हो गया, ठीक है, तो लेंस पतला हो जाएगा और फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, तो इमेज, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो इमेज बहुत पीछे बनेगा, ठीक है। ऐसा ही होता है, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम लोग को देख रहे हैं कि परसिस्टेंस ऑफ विजन, मतलब देखते हैं तो उसमें अलग अलग चीज देखेंगे कि क्या है इमेज को देखने के लिए, फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ेंगे। आइए परसिस्टेंस ऑफ विजन देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना परसिस्ट फॉर 1/10 सेकंड, मतलब इमेज कितना देर तक हमारे दिमाग में रहता है, रेटिना में रहता है, तो 1/16 सेकंड तक रहता है, ठीक है। आफ्टर वी हैव स्टॉप्ड लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखे हट गए तो मेरे दिमाग में वो 1/16 सेकंड तक वो इमेज रहता है। द एबिलिटी ऑफ द आई टू रिटेन द object of image of the object for 1/16 second after we have stopped looking at the object is called persistence vision। मतलब समझ में है, सपोज कोई चीज देख के हम हटे तो वो मेरे दिमाग में 1/16 सेकंड तक उसका इमेज रहेगा ऑब्जेक्ट का, तो इसको हम लोग परसिस्टेंस ऑफ इमेज बोलते हैं। द फेनोमेनन ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन इज एम्प्लॉयड इन द मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन। सिनेमेटोग्राफी में वही चीज को यूज किया जाता है, मोशन पिक्चर में। फोटो को भाई फोटो हटते रहते, एक फोटो तो ऐसे चल रहा है, उससे क्या होता है, वो फोटो इतना 1/16 सेकंड तक का गैप के अंदर में रहता है, ताकि वो हमको ऐसे फिल्म दिखता है। समझ में आया, ओके। नाउ वी कैन सी मूविंग पिक्चर्स इन अ मूवी ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन। जो पिक्चर हम लोग देखते हैं ना कि हाँ पिक्चर मूव कर रहा है, आदमी चल रहा है, ये वही रीजन है कि 16 क्लिक FPS होता है ना, 16 FPS 32 पड़ता है, यानी कि एक सेकंड में कितना बार इमेज को दिखा रहा है, तो वो लास्ट में मोशन की तरह फील होता है। समझ में आ रहा है ना। द मूवी दैट वी सी, इनफैक्ट हम लोग जो पिक्चर देख रहे होते हैं एक्चुअली स्टिल पिक्चर है, लेकिन दैट आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस में उसको अरेंज कर दिया गया है। द पिक्चर्स आर मूव्ड इन फ्रंट ऑफ द आईज एट द रेट ऑफ 24 सेकंड
इट इज फास्टर देन 16। हम लोग को 16 पर सेकंड भी अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो भी हमको मोशन में तरह दिखेगा। ये 24 में भाग रहा होता है, तो इसीलिए वो इमेज हम लोगों को कहते हैं ना, पिक्चर दिखता है, वीडियो दिखता है, ठीक है। ड्यू टू द persistence of vision, the next image is formed on the retina while the previous are still there. This gives us a sense of continuity and we feel as picture is in moving। बात समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। The ability of the eye to adjust itself to see the object at different distance clearly is called power of accommodation। मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप सामने ला रहे हैं तो भी हम उसको देख पा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम दूर ले जा रहे हैं तो भी हम उसको देख पा रहे हैं। तो वैसे क्या हो रहा है कि जो हम सामने या दूर वाली चीज को देख पा रहे हैं, तो वही होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। होता है कि हम अपना लेंस को एडजस्ट ऐसे कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग पोजीशन पे सही से देख पा रहे हैं। द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट इटसेल्फ टू सी ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस क्लियरली इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। Now, your eye is a natural lens। हमारा आई क्या है? एक नेचुरल लेंस है, फिक्स्ड इन इट्स प्लेस थ्रू मसल्स। कौन सा मसल्स है? सिलियरी मसल्स से फिक्स्ड है। दिस लेंस हैज पावर टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। और लेंस के पास क्या खास बात है कि हम लोग पावर को चेंज कर सकते हैं। चश्मा का पावर जो एक बार बन के आता है वो चेंज नहीं होता है, फिर नया चश्मा लेना होता है। लेकिन आंख का लेंस का खास बात क्या है? उसको हम लोग लेंस को लेंथ को हम लोग फोकल लेंथ को बदल सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस दैट वी कैन सी क्लियर इमेज एज वेल एज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसी के कारण है कि अब सामने वाला ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख पाते हैं और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दूर वाला ऑब्जेक्ट को भी हम लोग क्लियरली देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का लेंस क्या है? एडजस्टेबल है, ठीक है। नाउ इन ए नॉर्मल आई इंपॉर्टेंट है, द पावर ऑफ अकोमोडेशन स्टॉप्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर ऑफ द आई। तो अगर 25 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस में है तो ठीक है, लेकिन उसका सामने अगर आ गया 25 से भी और क्लोज ला दिया ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली वो दिखता नहीं है। इफ द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज नॉट शार्प एंड द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लर। तब हमको ब्लर दिखने लगेगा। द लीस्ट डिस्टेंस एट विच द आई कैन क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नियर पॉइंट। सामने कितना सामने लाए कि हमको दिखे? नियर पॉइंट। उससे सामने लाएंगे तो नहीं दिखेगा, उसको हम लोग नियर पॉइंट बोलते हैं। दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्लियरली दिखेगा। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो कितना होता है? वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और कितना दूर ले जाओ जो हमको दिखेगा, फार डिस्टेंस जिसको बोलते हैं कि इतना दूर में और दूर कितना दूर ले जाओ दिख रहा है हमको, बहुत दूर दिखता है, तब हम लोग आसमान तक देख लेते हैं, वो इन्फिनिटी होता है। द फार पॉइंट ऑफ द आई इज मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच द आई कैन सी, और उसको क्या बोलते हैं? वो इन्फिनिटी होता है। तो नियर पॉइंट मतलब मैक्सिमम कितना सामने तक हम देख पाएंगे, दैट इज 25 सेंटीमीटर का होता है। फार पॉइंट मतलब मैक्सिमम कितना दूर तक हम देख पाएंगे, वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है। याद रह जाएगा, इन्फिनिटी याद रख लेना। और 25 सेंटीमीटर को नियर पॉइंट बोल रहे हैं, फार पॉइंट कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, ठीक है। वेरी गुड, आगे फिर होता है डिफेक्ट इन विजन। तो हम लोग जो लेंस को एडजस्ट करते हैं, फोकल लेंथ कम या ज्यादा करते हैं, कब कभी कभी आंख में क्या होता है कि वो लेंस को एडजस्ट करने का पावर जो होता है ना वो नहीं रहता, हट जाता है पावर, ठीक है। तो उस तरह में क्या होता है? आंख में डिफेक्ट आ जाता है, डिफेक्ट इन विजन हो जाता है। तो देखिए, एज, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड जेनेटिक फैक्टर कैन कॉज डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन होने का 3 रीजन होता है। एज के साथ भी तो होगा ही ना। नेचुरल डिफिशियंसी है, अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, आपको खाना प्रॉपर ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो ये प्रॉब्लम आएगा। जेनेटिक फैक्टर है तो ये प्रॉब्लम आएगा। एन आई हुज सिलियरी मसल्स कैन नॉट अल्टर द फोकल लेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट। सिलियरली मसल्स क्या करता है? लेंस का फोकल लेंथ को बदलता है। अगर सिलियरी मसल्स बदल ना पा रहा हो, कैन नॉट अल्टर द फोकल लेंथ ऑफ द crystalline lens properly in such a cases such that it is unable to see क्लियरली आइदर ना तो नियर ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है और फॉर ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, और नियर फॉर दोनों को नहीं देख पा रहा है, तो हमने इस तरह का कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिफेक्टिव आई बोलते हैं। सम डिफेक्टिव आईज आर एज फॉलोज। समझ में आ रहा है? फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाए सिलेरी बॉडी तो क्या हो जाएगा? डिफेक्ट हो जाएगा आईज में। तो अलग अलग डिफेक्ट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है जो कि शॉर्ट साइडनेस है। शॉर्ट साइडनेस को हम लोग नियर ऑब्जेक्ट को हम लोग याद रखना, नियर ऑब्जेक्ट कैन सी। शॉर्ट साइडनेस में सामने वाला को देख पाते हैं। शॉर्ट साइडनेस को हम लोग बोलते हैं मायोपिया। A person suffer from this defect of vision can see near object। तो मायोपिया में याद रखना है कि नियर ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। बट दूर वाला ऑब्जेक्ट को, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना के फ्रंट, ये अगर रेटिना है तो इमेज पहले बन जाएगा सामने में। एक्चुअली रेटिना में जब इमेज बनेगा ना, सपोज ये लेंस है, लाइट आया तो लाइट को एक्चुअली ये रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन अगर पहला ही इमेज बन जा रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर कट कर रहा है, इमेज यहाँ पर बन जा रहा है, तो रेटिना से फ्रंट पे बन जा रहा है ना, तो ऐसे इमेज में हमको नहीं दिखेगा क्लियरली सामने ऑब्जेक्ट पर, दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियरली। देखिए ये पैरेलल है, मतलब लाइट कहीं इन्फिनिटी से आ रहा है, मतलब दूर से आ रहा है, तो दूर से आता हुआ चीज हमको क्लियरली नहीं दिखेगा मायोपिया में, सामने वाला चीज दिखेगा।
तो दिस डिफेक्ट विजन इज करेक्टेड बाई कनकेव लेंस, इसको लगाने के लिए हम लोग कनकेव लेंस लगाते हैं ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। तो आपको याद क्या रखना है, मायोपिया, मायोपिया शॉर्ट साइडनेस, मतलब शॉर्ट मतलब सामने का ठीक से दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। ठीक है, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि इमेज बन जा रहा है लेंस रेटिना से आगे में, फ्रंट ऑफ द रेटिना बन जा रहा है। इसको ठीक करने के लिए ऐसा अगर कुछ हम चीज लेंस लगा दे जो इसको पीछे लेकर के यहाँ पर दोबारा से इमेज बना दे तो फिर ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर लगाते हैं, इसका नाम है आपका कनकेव लेंस, CONCAVE, कनकेव लेंस। ठीक है, अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग लॉन्ग साइडनेस बोलते हैं और हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सामने वाला क्लियरली दिखता नहीं है, दूर वाला दिखता है। देखिए, अ पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट ऑफ विजन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये डिस्टेंस को क्लियर देख पाएगा बट कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। इन एन हाइपरमेट्रोपिया द इमेज ऑफ नियरली ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। अब ये नॉर्मल यहाँ बनता है, लेकिन अब ये पीछे बन रहा है, देखिए इमेज यहाँ पीछे बन रहा है। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए हम लोग ऐसे वाले एक लेंस लगा देते हैं ताकि इस लाइट को जो दूर में हो रहा है इसको कंप्राइज करके इधर मीट कर दे और इमेज यहाँ कहीं बन जाए। तो इसमें क्या करते हैं कि एंड कैन नॉट बी रेटिना, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। तो इस तरह का लेंस का नाम क्या है, CONVEX, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, हो गया, दोनों इमेज समझ में आ गया प्रॉब्लम। ओके, अब आइज का केयर कैसे करना है, अब आइज तो है तो उसको केयर तो करेंगे ना, तो क्या है केयर ऑफ आइज का। आइज इज मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, विदाउट आई आवर वर्ल्ड वुड बी फुल ऑफ डार्कनेस, हेंस इट इज नेसेसरी टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आई, फॉलोइंग प्रिकॉशंस कैन बी प्रोटेक्टेड। तो आइज को हम लोग बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम एक्सट्रीम सनलाइट, ज्यादा सनलाइट में मत रखो, एंड ग्लेयर ऑफ ब्राइट कलर में भी ज्यादा आंख को मत आने दो। ठीक है, एंड फ्रॉम डस्ट एंड हस्क, सबसे बचाओ, ज्यादा ब्राइट कलर से बचाओ, एक्सट्रीम सनलाइट से बचाओ, डस्ट एंड हस्क धूल से बचाओ। दूसरा, वाइल रीडिंग, जब हम रीड कर रहे होते हैं, कीप द रीडिंग मटेरियल एट अ डिस्टेंस, कम से कम याद रखो कि 20 से 30 सेंटीमीटर दूरी में रखना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि मेरा 25 सेंटीमीटर नियर साइडनेस है, एटलीस्ट 25 से तो दूर रखना ही है। ठीक है, फ्रॉम द आई, रेज योर आई फ्रॉम टाइम टू टाइम, धो अपना आंख को टाइम टू टाइम। ठीक है, वाइल रीडिंग वॉचिंग टीवी, तो उससे हमको आंख को प्रॉपरली धोना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है, डू नॉट वॉच टेलीविजन फॉर लॉन्ग आवर्स, पर्टिकुलरली इन कंप्लीट डार्क रूम में तो देखो ही मत। ठीक है, नेवर रब योर आईज विद अ स्मॉल पार्टिकल, इफ स्मॉल पार्टिकल और डस्ट एंटर्स योर आईज, वॉश योर आईज विथ क्लियर वाटर, इफ कंडीशन डज नॉट इम्प्रूव गो टू अ डॉक्टर। तो आंख में कुछ चला जाए तो ऐसा रगड़ो मत, वॉश करो उसको पानी से, साफ पानी से। ठीक है, वॉश योर आइज फ्रिक्वेंटली विथ क्लीन वाटर। लैक ऑफ विटामिन ए, अगर आपके पास विटामिन ए की कमी है इन फूड स्टफ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी आइज ट्रबल, मोस्ट कॉमन अमंग ब्राइटनेस, अगर विटामिन ए की कम है तो आप अंधा हो जाओगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, तो इसको ठीक कैसे किया है, वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन अ डाइट द कंपोनेंट विच आर विटामिन ए, जो है खाओ, कहाँ से मिलता है, गाजर खाओ, रॉ गाजर है, ब्रोकली खाओ, एंड ग्रीन वेजिटेबल खाओ सच एज स्पिनाच खाओ, इसको पालक बोलते हैं, मेथी खाओ, एंड कॉड लीवर, मछली का ऑयल खाओ, आर रिच इन विटामिन ए, एग, मिल्क, कर्ड, पनीर, बटर, घी, ये सब सारा चीज खाओ, पपाया खाओ, एप्पल, मैंगो खाओ, सब में विटामिन ए है, तो आपको विटामिन ए मिलेगा, तो आपका आंख में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है, द ब्राइले सिस्टम क्या होता है। ब्लाइंड पीपल कैन नॉट सी, इन द एब्सेंस ऑफ द पावर ऑफ विजन, द विजुअली चैलेंज्ड पीपल, विजुअली जो चैलेंज्ड पीपल है, जो दिखता नहीं है, टेक द हेल्प ऑफ अदर सेंस सच एज टच को, स्मेल का, टेस्ट एंड हियरिंग का हेल्प लेता है टू सेंस थिंग अराउंड देम। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इनेबल ब्लाइंड पीपल टू स्टडी, ताकि अंधा आदमी जो ब्लाइंड है वो देख सके, तो लुइस ब्राइले हिमसेल्फ अ ब्लाइंड पर्सन, तो खुद एक ब्लाइंड पर्सन थे, क्रिएटेड अ स्क्रिप्ट, एक नया सा स्क्रिप्ट बनाए 1834 में, ऑफ रेस डॉट, वो नॉर्मल डॉट होगा उसमें कुछ डॉट निकला हुआ होगा, रेस डॉट। ठीक है, रिप्रेजेंट्स ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स। दिस सिस्टम लेटर केम टू बी नोन एज ब्रेले सिस्टम। ठीक है, ये बहुत ही शानदार है। दिस सिस्टम ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड पंक्चुएशन मार्क कंसिस्ट ऑफ 6 रेस्ड डॉट, देखिए सब में 6 तो डॉट है। ठीक है, और डॉट्स और 6 रेस्ड पॉइंट और डॉट्स यूज्ड इन 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 6 को 63 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन में यूज किया गया है। मतलब वो 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशन याद कर लेंगे तो अपने को हो जाएगा। जैसे कि अगर ए है तो एक डॉट रेस्ट है, बी में 2, सी में 2 को ऊपर वाला, डी में 3 है, ई में 2 ऐसा है, एफ है, जी में ऐसे 4 है, एच है,
आई है, मतलब ये तरह का है, आपको ये पूछेगा नहीं कोई भी, बट पता होना चाहिए, ठीक है। एवरी कैरेक्टर इन अ ब्रेली कोड इज बेस्ड ऑन एन अरेंजमेंट ऑफ 1 to 6 raised dot with each dot having numbered positions in the Braille cell. The table above indicate that the dots are arranged in the Braille cells of each other letter of the alphabet. Braille number formed using the first 10 letter A to J and spectral numbers comprising of 3 dots, ये जो भी दिया हुआ है। 1980 Braille computer software was developed. Additional aids included voice recognition software, optical scanner, and specialized computer keyboard. These devices can input, output, and translate document of Braille. ठीक है, ये ब्रेले सिस्टम था। अब हम कुछ करते हैं, बस पूछेगा कौन किया था, ये क्यों यूज होता है, इतना पता है ना तो काम बन जाएगा। द स्क्रीन इन द आई इन विच इमेज इज फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं, उसको रेटिना बोलते हैं, रेटिना, ठीक है। अब मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यस, एंड दूर वाला ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, बट नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखते हैं। इसको क्लियर करने के लिए कौन सा लेंस लगाता है मायोपिया को, कॉनकेव लेंस, CONCAVE कॉनकेव लेंस, ठीक है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू द, लाइट आई में एंटर्स करता है थ्रू कॉर्निया, CORNEA, कॉर्निया पहला जो होता है। हाइपरमेट्रोपिया कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स विद डैश लेंस, कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स, सॉरी, CONCAVE, कनकेव लेंस, तो ये कन्वेक्स हो जाएगा, CONVEX कर देना, कन्वेक्स लेंस पढ़ाए थे ना, डायग्राम बना के सिखाते हैं, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर इज नोन एज, क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन, DERSION, डिस्पर्सन बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। ये पूछेगा, हो गया, आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन पढ़ ले, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स में, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है, डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच वन इज क्लियरली सीन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं सीन, नियर ऑब्जेक्ट दिखता है, डिस्टेंट नहीं दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, नहीं, नियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच वन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियरली ऑब्जेक्ट, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इटसेल्फ टू सी द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस क्लियरली। बात खत्म, ये चैप्टर खत्म हो गया है, देख लीजिए। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 50 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, याद करो, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर होता है, तो ये भी 50 होगा, करेक्ट है। इफ द एंगल ऑफ द बिटवीन 18 डिग्री का अगर एंगल है तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, हमको पता है नंबर ऑफ इमेज कैसे लिखते हैं, 360 डिवाइड बाई थीटा, थीटा मतलब 18/1, ये कटेगा कटेगा तो 20, यानी कि 19 इमेज बनना चाहिए, तो 19 इमेज, ठीक है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स द आई इज कंट्रोल्ड बाई, कौन कंट्रोल करता है, कॉर्निया कंट्रोल करता है, गलत है, रेटिना कंट्रोल करता नहीं, आईलेंस नहीं, ये ऑप्शन जाएगा बी नंबर, आइरिस होगा, ये कौन है, ये गलत है, आइरिस होगा, ठीक है। द इमेज फॉर्म इन द प्लेन ऑफ द मिरर, प्लेन ऑफ द मिरर में इमेज कैसे, मतलब इरेक्ट होता है, इरेक्ट होता है, लैटरली लिमिटेड होता है, ये भी होता है, फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस, ये भी होता है, तो ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। द लेटेस्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ द नॉर्मल आई कम से कम 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए, वेरी गुड। आगे फिल इन द ब्लैंक, द फेनोमेनन ड्यू टू व्हिच व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन, आईज एक्ट एज अ विंडो ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पेरिस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। ये एन इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, करेक्ट है, ये ट्रू है, सही है। द ग्रेटर इज द एंगल बिटवीन द मिरर, जितना ज्यादा होगा द ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, याद करो, नहीं अभी हम लोग पढ़े थे, 0 डिग्री होता है ज्यादा इमेज, तो एंगल कम होगा अगर, तो इमेज ज्यादा होगा, ज्यादा एंगल होगा तो कम इमेज होगा, तो ग्रेटर एंगल तो ग्रेटर इमेज नहीं, लेस होना चाहिए, इसलिए ये फॉल्स है, करेक्ट है। ब्रेले स्क्रिप्ट इज यूज्ड बाय विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, हाँ ट्रू है। सर ये प्योर विजन इज कॉल्ड ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ विटामिन डी, गलत है, विटामिन डी नहीं, विटामिन ए होता है। डिफ्यूज्ड, फॉल्स है, ठीक है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय स्मूथ सरफेस, नहीं, ये भी फॉल्स है, रफ सरफेस, क्या होगा, रफ सरफेस, रफ, ठीक है। बाउंसिंग बैंक ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस ऑन अ शाइनिंग ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स मेड ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस लगाते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। पहले में, हाँ हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स होता है, क्या कर दे रहे यार, ये एक मिनट, इधर देख लो, क्या बोल दिए, ये देखो कहाँ गया, हाँ, ये वाला यहाँ पर जो हम कनकेव लेंस लगता है ना, तो कनकेव लेंस ये नहीं होता, कनकेव लेंस ऐसा वाला लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है मायोपिया में, ठीक तो बनाया है। और इधर देख लो, हाँ यहाँ पर ये लेंस कहाँ से लगा दिए, ये ऐसा लेंस लगता है, ये वाला लेंस लगता है, ये कन्वेक्स लेंस होता है,
तो देखो कन्वेक्स लेंस लिखे भी है, बट ठीक है कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, द करेक्ट यूजिंग, शिट, ये कर लेना। ये क्या है, एक लेंस कौन सा, कन्वेक्स, CONCAVE, कनकेव लेंस है। और हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस लगा देना। ठीक है, हो गया। और हम थक गए बहुत, चलो ठीक है। अब इसको पार्ट्स वगैरह आपको लेबलिंग करने आता होगा कर लेना, बाकी ये चैप्टर खत्म हो गया। सो होप आपको अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया होगा। और आगे का क्या वीडियो बनाना है आप कमेंट कर सकते हो, बट इसके बाद हम केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी है आज ही बनाना है क्योंकि एग्जाम है। ठीक है, तो चलो भाई।